आरव, रिवॉन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे, हजारों पर्वतीय महान पाषाणों से लड़ते हुए इसे पराजित करने के लिए मूल रूप से पूर्ण शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता थी। गति के मामले में उनसे आगे निकलने की चाहत बस एक सपना थी। लेकिन अब आरव ने गति के मामले में सभी लोगों को शानदार तरीके से पीछे छोड़ दिया। इस समय मिथुन का मूड उस समय काले भेड़ियों जैसा ही था। स्पष्ट रूप से उसकी गति आरव की तुलना में थोड़ी अधिक थी, लेकिन हर बार जब वो आरव के साथ होता तो उसका शरीर बिना किसी कारण के हमेशा डूब जाता, जिससे उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती। सिवाय इसके कि बस इस छोटी सी गति ने उसे हमेशा के लिए आरव के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ बना दिया। इस तरह की भावना, इस बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ये कितनी निराशाजनक थी। पाषाण चील रक्तरेखा दिव्य जानवर रक्तरेखाओं में गति में सबसे कुशल होने के योग्य थी। आरव की पवन थंडर एक्सट्रीम लाइट शटलिंग कला को मामूली उपलब्धि क्षेत्र में विकसित करने के बावजूद ये अभी भी मिथुन से थोड़ा कमतर था। लेकिन ओरिजिन मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ने पर मिथुन उसे पकड़ने के बारे में भूल सकता था। एक झटके के साथ आरव सीधे कई मील दूर भाग गया। भागना चाहते हो? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? मिथुन ने भी अपनी असली ताकत दिखाई, बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा करते हुए। हजारों पर्वतीय महान पाषाण कबीला भी एक बहुत ही गर्वित जाति थी। अपनी सबसे कुशल गति के साथ जीत हासिल करने में असमर्थ होने के कारण इसने मिथुन को पूरी तरह से निराश महसूस कराया। फिर भी जब रूपराज ने यह दृश्य देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। राजकुमार, सावधान। उसी समय रूपराज ने भी बिजली की तरह हमला किया। लेकिन भले ही वो एक चटे स्तर का विशेषज्ञ था, फिर भी स्थिर होने से गति में आने में कुछ समय लगता था। हालांकि आरव और मिथुन उच्च गति की गति के बीच में थे। ये मामूली समय का अंतर पर्याप्त था। आरव जिस पल का इंतजार कर रहा था वो था वॉइड एस्केप थंडर एक्सप्लोशन तावीज। मेरे लिए विस्फोट करो। आरव ने दहाड़ते हुए आखिरी बचा हुआ वॉइड एस्केप थंडर एक्सप्लोशन तावीज सीधे मिथुन पर फेंक दिया। यह परिवर्तन बहुत अचानक था। मिथुन बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मूल रूप से यह एकतरफा स्थिति थी। मिथुन कैसे सोच सकता था कि आरव इतना भयानक हमला कर सकता है? इस बात से आश्चर्यचकित होकर वो समय रहते इसे कैसे रोक सकता था? और फिर दर्जनों बिजली के भयानक बोल्ट मिथुन के शरीर पर गिरते हुए देखे। मिथुन को गंभीर चोटें आई और वो तुरंत नीचे गिर गया। राजकुमार। तभी रूपराज आ गया, लेकिन आरव उसे कोई मौका कैसे दे सकता था? शुरू से ही आरव ने हर हिस्से की योजना पहले से ही बना रखी थी। पहले वो दूर भागना आकस्मिक लग रहा था। वास्तव में दूरी की योजना बहुत पहले ही बना ली गई थी। यद्यप रूपराज की गति तेज थी, लेकिन आरव मिथुन से केवल 100 फीट की दूरी पर था। जैसे ही वो मिथुन मारा गया, आरव पहले से ही अत्यधिक गति से भाग गया। एक पल में आरव ने उस मिथुन को पकड़ लिया जो तेजी से नीचे गिर रहा था। उसकी पीठ के बीच में एक उंगली इशारा कर रही थी। रुको। आरव ने मिथुन को पकड़ लिया और चिल्लाया। रूपराज की आकृति अचानक रुक गई और उसने सख्ती से कहा, यदि तुमने राजकुमार मिथुन के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिना किसी कब्रिस्तान के मरवा दूंगा। आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले ही उसके मेरिडियन में सार अग्नि डाल दी है। जब तक तुम एक और कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करोगे, मैं पहले उसे भूनकर एक बड़ा चट्टान बना दूंगा। क्या तुम विश्वास करते हो या नहीं? रूपराज की अभिव्यक्ति भयावह रूप से गंभीर थी, लेकिन वास्तव में आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। मेरिडियन न केवल मनुष्यों का सबसे नाजुक क्षेत्र था, बल्कि यह राक्षसों का भी सबसे नाजुक क्षेत्र था। एक बार सार अग्नि भड़क उठी तो यह कोई मजाक की बात नहीं होगी। बेटा, तुम्हारी बहुत गहरी साजिश है। इस समय रूपराज को अभी भी यह कैसे पता नहीं चल पाया कि उसके सामने जो परिस्थिति है वो सब आरव ने अकेले ही रची है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आशा की किरण ढूंढने वाला ये लड़का वाकई बहुत बुद्धिमान था। अगर कोई और समय होता तो रूपराज को आरव के प्रदर्शन की बहुत तारीफ करनी पड़ती, लेकिन अभी वो आरव से दुश्मनी कर रहा था और आरव ने मिथुन को बंधक बना लिया था। रूपराज की इच्छा थी कि वो उसका मांस खा सके। क्या ऐसा है? तुम लोगों का जलते हुए घर को लूटना गहरी साजिश नहीं मानी जाती? आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के खंडन किया।
सच कहें तो आज की स्थिति व्यावहारिक रूप से एक हारी हुई बाजी जैसी थी। मिथुन को कार्रवाई करने के लिए उकसाने में सक्षम होने के लिए आरव को संयोग से ड्रैगन राजकुमार की पहचान भी मिल गई। अन्यथा भले ही उसके पास वॉर्ड एस थंडर एक्सप्लोशन तावीज हो, वो संभवतः मिथुन का मैच कैसे हो सकता है। इस हजारों पर्वतीय महान पाषाण कबीला के प्रति आरव के मन में स्पष्ट रूप से कोई अनुकूल धारणा नहीं थी। बहुत हो गया बकवास, जल्दी से राजकुमार को जाने दो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, रूपराज ने कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? अगर मैं उसे छोड़ दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रूपराज की भौहें तंग गई और उसने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? आरव ने इस बारे में सोचा और कहा, पहले तुम कबीर को मार डालो, फिर अपने आदमियों को लेकर यहां से चले जाओ। बगल में कबीर बहुत पहले से ही ये सब देखकर हतप्रभ था। इस समय आरव के शब्द सुनकर वो अनायास ही कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी जल्दी बदल जाएगी। वो अभी भी आरव को मारना चाहता था। इस थोड़ी देर में आरव उसे मारना चाहता था। एल्डर रूपराज, उस बदमाश की बकवास मत सुनो। ये कबीर पासानन कबीले के महामहिम विश्वजीत के प्रति वफादार और समर्पित है। स्वर्ग भी इसकी गवाही दे सकता है। कबीर ने दुखी चेहरे के साथ कहा। हाँ, कबीर, चूंकि तुम कहते हो कि तुम वफादार और समर्पित हो, तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से राजकुमार मिथुन की जान के बदले में अपनी जान देनी होगी, है ना? आरव ने जोरदार हंसी के साथ कहा। कबीर का चेहरा तुरंत घड़े के तले की तरह काला हो गया और उसने मन ही मन कोसा, इस लड़के से उलझना वाकई मुश्किल है। अपने पिता के लिए गड्ढा खोदना। गुंडे, यहां कलह मत फैलाओ। अगर तुमने राजकुमार मिथुन को रिहा नहीं किया तो तुम आज यहां से जाने के बारे में भूल सकते हो, कबीर ने गुस्से से कहा। इस तरह की गैरधमकी भरी धमकी का सामना करते हुए आरव ने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, लगता है तुम्हारे दिल में तुम्हारी ये पुरानी जिंदगी अभी भी राजकुमार मिथुन की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। आरव के ये कहते ही उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वो रूप बस इतना ही कह रहा था कि उसे ज्यादा से ज्यादा पीटा जाए। कबीर ने अपने दिल में बहुत ज्यादा कोसा, फिर भी वो आरव के सामने बेबस था। उसे भूल जाओ। अभी तो रूपराज भी डर के मारे कोई कदम उठाने से पीछे हट रहा था। उनके पास सौदेबाजी के लिए बिल्कुल भी पूंजी नहीं थी। जब तक आरव हल्के से जोर से प्रेशर देता, मिथुन तुरंत ही चिल्ला उठता, तुम। कबीर गुस्से में कोसने ही वाला था कि पेंग हाल ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। रूपराज ने अपना सिर हिलाया और कहा, आरव, जब तक तुम राजकुमार को रिहा करोगे तब तक कोई भी शर्त बातचीत के लिए खुली है। मेरे हजारों पर्वतीय महान पाषाण कबीला में वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो। जब तक तुम अपना मुंह खोलोगे हम उसे बाहर निकाल पाएंगे। जब कबीर ने सुना कि रूपराज का उसे मारने का कोई इरादा नहीं है तो वो भी अपने दिल में काफी हद तक निश्चिंत हो गया और उसने समझदारी से अपना मुंह बंद कर लिया। फिर भी ठीक इसी समय शक्तिशाली राक्षसी सार की एक लहर अचानक फूट पड़ी। अभी ठीक वही क्षण था जब कबीर सबसे अधिक शांत था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि रूपराज अचानक हमला करेगा। जब तक वो प्रतिक्रिया करता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका। कबीर के माथे पर सीधे एक बहुत बड़ी हथेली का बल अंकित हुआ। मरने से पहले कबीर अभी भी चौड़ी गोल आंखों से घूर रहा था। अपनी आंखों के सामने हो रही हर चीज पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कबीले प्रमुख, कबीले का मुखिया, बैंगनी बार ड्रैगन कबीले के लोग इस तरह के बदलाव की उम्मीद कैसे कर सकते थे? उनमें से हर एक ने कबीर की लाश को गहरी नफरत और आक्रोश के साथ देखा। फिर भी उनके सामने जो कुछ भी हुआ उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर हुआ क्या? आज वे सब ज्वाला भालू कबीले को खत्म करने के लिए नहीं आए थे क्या? कबीले का मुखिया पहले क्यों मर गया? पूरी घटना में एक के बाद एक बाधाएं आई। पर्पल फ्लड ड्रैगन कबीले की विशाल सेना ने सीमा पर हमला किया। फिर पूर्वज विश्वामित्र ने आकर उग्र ज्वार को पलट दिया। फिर मिथुन ने आकर पूर्वज विश्वामित्र को परास्त किया। फिर आरव ने राजकुमार को ट्रिगर किया और मिथुन को जिंदा पकड़ लिया। आज की स्थिति के विकास ने सभी को अपनी आंखों से सब कुछ देखने में असमर्थ बना दिया। हालांकि कबीर की मौत ने सभी को यह समझा दिया कि आज का विजेता केवल एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति आरव था। आरव ने नहीं सोचा था कि यह रूपराज वास्तव में इतना निर्णायक होगा। सही हत्या करेगा दूर, लेकिन आरव के दिल में यह बात साफ थी। यह धूर्त बूढ़ा लोमड़ी जानता था कि कबीर को आज मरना ही है, इसीलिए उसने बेरमी से हत्या की। आरव भी एक बहुत ही निर्णायक व्यक्ति था और वो कबीर, जो छठे स्तर का विशेषज्ञ था, को दुनिया में रहने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसके अलावा रूपराज उसे चौंकाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग करना चाहता था ताकि वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। हालांकि वो इस पर बहुत ज्यादा सोच रहा था। क्या यह विधि उसे विस्मय से स्तब्ध कर सकती थी?
कबीर पहले ही मर चुका है। क्या तुम अभी प्रिंस को रिहा कर सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुमने राजकुमार को वाकई मार भी दिया तो भी तुम उसके साथ ही दफनाए जाओगे। सिर्फ तुम ही नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों को राजकुमार के साथ ही दफनाना होगा। मैं भी। अगर मिथुन को रूपराज के संरक्षण में रहने वाले लोगों ने मार दिया होता तो रूपराज के लिए खुद को दोषमुक्त करना निश्चित रूप से मुश्किल होता। फिर अंतिम परिणाम यह होता कि रूपराज सभी लोगों को मार देता, फिर खुद आत्महत्या कर लेता। आरव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और रूपराज को ऐसे देखा जैसे वो अपने दिल के अंदर संघर्ष कर रहा हो। मैं उसे सौंप सकता हूं, लेकिन तुम मेरी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करोगे? तुम ये भी जानते हो कि मिथुन का कैद ही मेरा एकमात्र तुरुप का पत्ता है। अगर मैं उसे रिहा करने के बाद भी अपनी बात नहीं मानता तो क्या मुझे अपनी गर्दन काटकर नहीं देनी पड़ेगी? आरव ने कहा। रूपराज ने देखा कि आरव अब शांत हो रहा है, इसलिए वो अपने दिल में बहुत खुश हुआ। आखिर में वो अभी भी बहुत छोटा था। हालांकि वो हत्या करने के लिए दृढ़ निश्चयी था और अत्यधिक बुद्धिमान था, फिर भी उसे थोड़ा डर लगा और उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। लेकिन रूपराज ने अपने चेहरे पर जरा भी संकेत नहीं दिखाया और गंभीरता से कहा, यह आसान है, मैं एक स्वर्गीय दाव शपथ ले सकता हूं। इस तरह आप अपना मन शांत कर सकते हैं। एक बार जब आरव ने सुना तो उसके चेहरे पर अनायास ही भाव शांत हो गए और उसने कहा, पहले आप एक स्वर्गीय दाव शपथ लें, फिर बात करें। रूपराज अपने राजकुमार को बचाने के लिए उत्सुक लग रहा था और उसने भी संकोच नहीं किया। सीधे एक स्वर्गीय दाव शपथ लेते हुए, मैं रूपराज स्वर्गीय दाव के नाम पर शपथ लेता हूं, जब तक आरव राजकुमार मिथुन को रिहा नहीं कर देता, मैं रूपराज उसे बिल्कुल नहीं मारूंगा। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूं, स्वर्गीय दाव कृपया दंड की वर्षा करें। बात खत्म करते हुए रूपराज ने आरव को देखा और कहा, कैसा है? अब आप आराम कर सकते हैं, है ना? आरव ने थोड़ा सिर हिलाया और ऐसा लगा कि आखिरकार उसने रूपराज के प्रति अपना मन शांत कर लिया है। वो मिथुन को रूपराज को सौंपने ही वाला था, लेकिन उसने सुना कि पूर्वज विश्वामित्र चिल्ला रहे हैं। आरव, उस पर विश्वास मत करो। इस आदमी के इरादे निश्चित रूप से बुरे हैं। रूपराज को उम्मीद नहीं थी कि पूर्वज विश्वामित्र इस समय इस तरह से बीच में बोलेंगे। उनके चेहरे पर थोड़ा सा भाव आ गया और उन्होंने कहा, पूर्वज विश्वामित्र, आप लोगों की निंदा क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही स्वर्गीय दाव शपथ ले ली है। अब आप और क्या चाहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं संतुष्ट होने से पहले आत्महत्या कर लूं? यह सुनकर पूर्वज विश्वामित्र का गला भर आया। उसे खंडन करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उसे बस थोड़ा सा एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने चेतावनी देने के लिए आवाज उठाई, लेकिन वास्तव में उसे यह बताने के लिए वो ये भी नहीं कह सका कि क्या गड़बड़ है। अंत में भालू कबीले का शब्द अभी भी बहुत उपयोगी नहीं था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ रूपराज ने तो जानलेवा शपथ भी ली थी और कबीर भी मारा गया। बेशक उस पर भरोसा किया जा सकता है, अच्छी तरह से पकड़ो, उसने कहा। आरव ने हल्के से धक्का दिया और मिथुन को रूपराज की ओर धकेल दिया। रूपराज ने बेहोश मिथुन को धीरे से संभाला। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने मिथुन को अपने पीछे उस युवक को सौंप दिया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, है तुम अभी भी बहुत छोटे हो, लोगों से इतनी आसानी से धोखा खा जाते हो। राजकुमार मिथुन को चोट पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए आज मौजूद सभी लोगों को आरव को छोड़कर मरना होगा। रूपराज भी एक क्षेत्र के उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उन्हें पहले कब इस तरह लोगों द्वारा मजबूर किया गया था? आरव के बारे में वो चाहता था कि वो उसे मार डाले और उसके बाद मौज मस्ती करे, लेकिन अभी स्वर्गीय दाव शपथ के कारण उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यह सुनते ही आरव के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्होंने कहा, वरिष्ठ, आपने पहले ही स्वर्गीय दाव शपथ ले ली है, आप इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? रूपराज ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, युवक, मैंने केवल तुम्हें न मारने के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें नुकसान न पहुंचाने के लिए नहीं कहा था। जब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और धीरे धीरे यातना देने के लिए तुम्हें वापस नहीं ले जाऊंगा, तब तक स्वर्गीय दाव शपथ दंड नहीं देगी। हाँ, खुद पर गर्व करने के विचार से रूपराज हंसने से खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन आरव के मुंह के कोनों में व्यंग्य की झलक नहीं देखी। हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। रूपराज हत्या के इरादे से उबल पड़ा और बोला, बेटा, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। रूपराज की भारी आभा मुक्त हो गई, जिससे सभी के चेहरे बदल गए, जिसमें पूर्वज विश्वामित्र भी शामिल थे। लेकिन ठीक इसी समय एक दुखद चीख ने इस असामान्य माहौल को तोड़ दिया। रूपराज की प्रभावशाली गति अचानक बंद हो गई, बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गई। सबके शरीर पर दबाव अचानक हल्का हो गया। मिथुन के मुंह से यह दयनीय चीख स्वाभाविक रूप से निकली। जब रूपराज ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। बेटा, तुमने उसके साथ क्या किया? रूपराज ने पूछा। आरव हंसा और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया था, लेकिन तुम खुद ही इसे समझ नहीं पाए। इस बार
मैंने नरमी भी दिखाई। उसकी चोटों का इलाज अभी भी हो सकता है, हालांकि आगे और मौका नहीं मिलेगा। आगे तक बात करते हुए आरव की आवाज धीरे धीरे बर्फीली होती गई, जिसमें हत्या का इरादा उबल रहा था। रूपराज की छोटी सी चाल आरव को कैसे धोखा दे सकती थी? स्वर्गीय दाव शपथ की आड़ में इस तरह का छोटी मोटी चाल दिव्य क्षेत्र में लंबे समय से प्रतिदिन होता रहता था। ये रूपराज वास्तव में उसे धोखा देने के लिए इस तरह की छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। आरव और चंदन ज्वाला के विचार पहले से ही आपस में जुड़े हुए थे। इससे पहले आरव ने चंदन ज्वाला के क्लोन की एक झलक मिथुन की मेरिडियन में डाली थी। जब तक आरव इच्छुक था, वो किसी भी समय मिथुन की छोटी सी जान ले सकता था। इसलिए चाहे मिथुन आरव के हाथों में था या नहीं, ये वास्तव में एक ही बात थी। रूपराज ने मिथुन को वापस ले लिया और सोचा कि उसने आरव को धोखा दिया है, लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में आरव की इशारा नाच रहा था। जब तक मिथुन नहीं मरता, भले ही रूपराज में अधिक क्रोध होता, उसे भी उसे वापस धकेलना पड़ता। तुम, क्या शानदार लड़का है, क्या बढ़िया ड्रैगन राजकुमार है। आज का मामला इस रूपराज ने याद कर लिया है। इस रूपराज के हाथों में न पड़ना सुनिश्चित करो। चलो। बात खत्म करके रूपराज मिथुन को लेकर आया और बिना पीछे मुड़े ही चला गया। रूपराज के चले जाने के बाद बैंगनी बाड़ ड्रैगन कबीला तुरंत पक्षियों और जानवरों की तरफ बिखर गया। वे पहले ही सफेद राक्षसी बाघ गुट को धोखा दे चुके थे और संभवतः हजारों पर्वतीय महान पाषाण कबीला द्वारा भी स्वीकार नहीं किए जा सकते थे। भविष्य में वे केवल अपनी पूंछ को दबाने और रहने के लिए एक जगह खोज सकते थे। पूर्वज विश्वामित्र आरव के पास आए। जब उन्होंने फिर से आरव को देखा तो उनकी नजर श्रद्धा से भरी हुई थी। हाँ, एक छठे स्तर के विशेषज्ञ सोल सागर क्षेत्र मार्शल आर्टिस्ट के प्रति श्रद्धा नामक मानसिकता पैदा की। आज के मामले में अप्रत्याशित दुर्घटनाएं बहुत बड़ी थी। पूर्वज विश्वामित्र ने अपने पूरे कबीले के मरने की तैयारी पहले ही कर ली थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने चौथे स्तर के इस युवा ने वास्तव में अपनी ताकत पर भरोसा करके उग्र ज्वार को पलट दिया। वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाला पूरा फायर सोर्स ट्रू डिपर बियर कबीला केवल आरव की बदौलत बच गया। इससे पहले अग्नि विष को निकालने में आरव की मदद को गिनते हुए एक छोटे से दिन के भीतर आरव ने उसे, इस छठे स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति को, 2 बार बचाया। ये उपकार बहुत बड़ा था। पूर्वज विश्वामित्र पूरे ज्वाला भालू कबीला का प्रतिनिधित्व करते हुए ड्रैगन राजकुमार महामहिम को धन्यवाद देते हैं। आरव ने पूर्वज विश्वामित्र का समर्थन किया और मुस्कुराते हुए कहा, कबीले के मुखिया पूर्वज विश्वामित्र को विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई ड्रैगन राजकुमार नहीं हूं, महामहिम। अभी मैं परिस्थितियों के कारण ड्रैगन राजकुमार के रूप में ही गुजरा हूं। पूर्वज विश्वामित्र ने आश्चर्य से कहा, तुम्हारे पास रूढ़िवादी ड्रैगन जाति की रक्तरेखा है और तुम्हारे शरीर पर उल्टा तराजू भी है। तुम ड्रैगन राजकुमार कैसे नहीं हो सकते, महामहिम? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ का मतलब हाँ है, नहीं का मतलब नहीं है। मुझे दिखावा करने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये मामला खत्म हो गया है। मुझे अब सफेद राक्षसी बाघ गुट की ओर जाना चाहिए। ये क्या हजारों पर्वतीय महान पाषाण जाति वापसी करके हमसे बदला लेगी या नहीं? विश्वामित्र ने चिंता से भरे दिल से कहा। हजारों पर्वतीय महान पाषाण जाति दबंग होने के लिए प्रसिद्ध थी। आज यहां इतनी बड़ी सम्मान खोने के बाद इसका इस तरह से गिरना असंभव था। एक बार जब वे बदला लेने आए तो ज्वाला भालू कबीला सबसे पहले इसका खामियाजा भुगतेगा। भालू कबीले की वर्तमान ताकत के साथ वे एक रूपराज का भी विरोध नहीं कर सकते थे। पूरे कबीले का मुकाबला करना पूरी तरह से असंभव था। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उस महान पाषाण कबीला को वास्तव में इस राजकुमार मिथुन के जीवन की परवाह है तो उन्हें अल्पावधि में यहां नहीं आना चाहिए। विश्वामित्र ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, इसका क्या मतलब है ड्रैगन राजकुमार? मेरे सार अग्नि द्वारा मेरिडियन जलाए जाने के बाद इसका इलाज करना इतना आसान कैसे हो सकता है? यदि महान पाषाण कबीले के पास शानदार कीमियापद शक्ति वाला जादूगर नहीं है तो उन्हें अंत में सबसे अधिक संभावना है कि वे मेरे पास आकर भीख मांगे। आरव ने आत्मविश्वास से कहा, मेरिडियन को जलाने को कई अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। चूंकि आरव ने कार्रवाई की तो वो लापरवाही से काम कैसे कर सकता था और अपने लिए भविष्य की परेशानी कैसे छोड़ सकता था? उसके बाद मिथुन वापस आया, उसे भी कमोबेश कुछ समय के लिए कष्ट सहना पड़ा। महान पाषाण कबीला एक छोटे से भालू कबीले से निपटने के मूड में कैसे हो सकता था? जिस क्षण विश्वामित्र को आरव के अग्नि नियंत्रण उपायों की याद आई, जो पूर्णता के शिखर पर पहुंच गए थे, वो कांपने से खुद को रोक नहीं सका। ये सार अग्नि लोगों का इलाज कर सकती है। ये स्वाभाविक रूप से लोगों को बर्बाद भी कर सकती है। अगर आरव ने उसका इलाज करते समय उसे एक शॉट दिया होता तो वो बहुत पहले ही जलकर राख हो गया होता। आरव की क्षमता के साथ मिथुन के मेरिडियन में थोड़ी सी चालबाजी करना बहुत आसान था। ड्रैगन राजकुमार के पास वास्तव में महान कौशल है।
विश्वामित्र की प्रशंसा करता है। हालांकि चूंकि ड्रैगन राजकुमार रहस्यमय राक्षसी बाग गुट में जाना चाहता है, इसलिए मैं आपके साथ मिलकर यात्रा करूंगा। रॉक कबीला एक भयावह साजिश रच रहा है। मुझे महामहिम विशेषज्ञ को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं महामहिम विशेषज्ञ के बारे में भी थोड़ा चिंतित हूं, विश्वामित्र ने कहा। मिथुन के शब्दों ने विश्वामित्र को बीरान क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित कर दिया। वो निश्चित रूप से जीवित राक्षसी बाग गुट पर नजर डाले बिना आराम से नहीं रहेगा। विश्वामित्र द्वारा उन्हें ड्रैगन राजकुमार के रूप में संबोधित करने पर जोर देने के संबंध में आरव ने सुधार नहीं किया। उन्होंने इसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था। विश्वामित्र ने विश्वास किया या नहीं, ये उनका मामला था। जहां तक विश्वामित्र के उनके साथ राक्षसी बाग गुट जाने की बात है, आरव को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। विश्वामित्र के साथ इस प्रमुख कबीले की सिफारिश संभवतः राक्षसी बाग गुट तक जाना बहुत आसान होगा। इस बीच दिव्या और वैशाली का गाइड मिशन भी स्वाभाविक रूप से पूरा माना जाता था। आरव के अनुरोध पर विश्वामित्र ने अथर्व को व्यक्तिगत रूप से उन दोनों को कबीले में वापस भेजने की व्यवस्था की। इस बीच स्वाभाविक रूप से अभी भी अलग होने की अनिच्छा से छुटकारा नहीं पाया जा सका, लेकिन उन दोनों को समझदार भी माना जाता था और वे जानते थे कि आगे के मामले ऐसे नहीं थे जिनमें वे शामिल हो सकते थे। बेशक आरव ने उन दोनों के लिए कुछ प्रकार की औषधीय गोलियां परिष्कृत की। उन्हें मध्य चरण 5वें स्तर तक पहुंचने की गारंटी देना स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। सब कुछ निपटाने के बाद आरव विश्वामित्र के साथ सफेद राक्षसी बाग गुट के क्षेत्र की ओर चल पड़ा। दर्द, ये मरने तक दर्द कर रहा है। मुझे मरने दो। कबीले के प्रमुख, मुझे मार डालो। पाषाण कबीला में समय समय पर दयनीय विलापों की एक श्रृंखला प्रसारित होती रहती थी, जो अतुलनीय रूप से दयनीय और तीखी लगती थी। ये दयनीय विलाप स्वाभाविक रूप से किसी और से नहीं बल्कि ठीक उसी मिथुन से थे, जिनकी मध्याह्न रेखाएं आरव द्वारा जला दी गई थी। मिथुन की उस दयनीय उपस्थिति को देखकर पाषाण कबीला प्रमुख विश्वजीत की भौहें अनायास ही सिकुड़ गई। आप सभी को किस बात के लिए भुगतान किया जा रहा है? मिथुन की मध्याह्न रेखाएं केवल 5वें स्तर की सार अग्नि द्वारा जलाई गई थी। आप सभी 6ठे स्तर के किमियागर हैं और वास्तव में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें। हजारों पर्वतीय महान पाषाण जाति बीरान क्षेत्र के 2 सबसे शक्तिशाली दानव कुलों में से एक थी। उनमें से 6ठे स्तर के शक्तिशाली लोग बहुत थे। स्वाभाविक रूप से 6ठे स्तर के किमियागरों की कोई कमी नहीं थी। बस इतना था कि इन 6ठे स्तर के किमियागरों में वास्तव में एक भी ऐसा नहीं था जो मिथुन की चोटों का इलाज कर सके, जिससे उसके पास क्रोधित होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिथुन की तेज पाषाण चील वंश सैकड़ों वर्षों में मिलना मुश्किल था। अगर वर्तमान की दुर्घटना नहीं होती तो विश्वजीत वास्तव में उत्पात मचाता। उनमें से एक 6ठे स्तर का किमियागर आगे आया और कहा, कबीले प्रमुख, मिथुन की मेरिडियन जलन असाधारण है। जिस व्यक्ति ने कौशल को अंजाम दिया उसके तरीके बेहद सरल है। कुछ जलन की स्थिति बहुत संवेदनशील होती है। एक लापरवाह चाल और न केवल ये उसकी चोटों का इलाज नहीं करेगी, बल्कि ये उसके मेरिडियन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। चतुर बनने की कोशिश करके खुद को मूर्ख बना सकती है। फिलहाल इस तरह की स्थिति में हम उनकी चोटों को और अधिक खराब होने से बचाने के लिए केवल औषधीय गोलियों से ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। विश्वजीत के चेहरे पर उदासी थी। जाहिर है वो इस बहाने से बहुत नाराज था। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मिथुन को इसी तरह आगे बढ़ने दिया जाए? उस किमियागर ने जल्दी से कहा। ये गांठ खोलने के लिए उसे बांधने वाले की जरूरत होती है। इस व्यक्ति का कौशल बहुत बढ़िया है और वो राक्षसों की मेरिडियन को बहुत अच्छी तरह समझता है। उसकी शैमानिक पद शक्ति हमसे बिल्कुल ऊपर है। अगर वो आता तो वो राजकुमार की मेरिडियन को ठीक कर सकता था। राक्षसों के बीच कीमिया पद को शैमानिक पद कहा जाता था, लेकिन ये सिर्फ संबोधन का तरीका था जो अलग था। सिद्धांत सभी आपस में जुड़े हुए थे। जो अलग था वो ये था कि राक्षस जाति की मेरिडियन का विभाजन मानव जाति से बहुत अलग था। पूरे दिव्य क्षेत्र में जो लोग मानव जाति और राक्षस जाति दोनों के कीमिया पद को इस तरह के क्षेत्र में विकसित करने में सक्षम था, वो भी सिर्फ आरव यानी कि दक्षराज था। अपने पिछले जीवन के दौरान दक्षराज को लोगों को बचाने के लिए, गोलियों को परिष्कृत करने के लिए राक्षस जाति की प्रमुख शक्तियों द्वारा आमंत्रित किए जाने की कोई कमी नहीं थी। राक्षस जातियों के बीच भी उनके बहुत सारे संबंध थे। विश्वजीत ने अचानक अपना हाथ हिलाया, उन जादूगरों को वापस जाने का संकेत दिया। उनके जाने के बाद विश्वजीत ने अचानक कहा, रूपराज, क्या तुम निश्चित हो कि तुम लोग जिससे मिले थे वो ड्रैगन राजकुमार था? रूपराज पूरे समय अपने हाथों को बगल में रखे एक तरफ खड़ा था। बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस समय केवल विश्वजीत का प्रश्न देखकर उसने उत्तर दिया। उसने कहा, हाँ। कबीले प्रमुख इस अधीनस्थ ने अपनी आंखों से उसके शरीर पर उल्टे स्केल को देखा। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। विश्वजीत ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा,
क्या ऐसा है? फिर मुझे पहले से ही ये खबर क्यों मिली है कि ड्रैगन राजकुमार पहले से ही सफेद राक्षसी बाग गुट में दिखाई दे चुके हैं? रूपराज ने जब सुना तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। समय के हिसाब से गणना करने पर आरव को अभी सफेद राक्षसी बाग गुट में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन बिस्वजीत को जो खबर मिली थी वो स्पष्ट रूप से कई दिन पहले ही मिली थी। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि दो ड्रैगन राजकुमार एक ही समय में प्रकट हुए हैं? ये यहां क्या चल रहा था? कबीले प्रमुख ये रूपराज जानते थे कि बिस्वजीत उनके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करेंगे, और वे विचलित होने से खुद को नहीं रोक पाए। हे ऐसा लगता है कि इस बार वास्तविक ड्रैगन राजकुमार का अस्तित्व में आना काफी मजेदार होगा। रूपराज, आप अभी सफेद राक्षसी बाग गुट के लिए तुरंत प्रस्थान करें और आरव नामक उस लड़के को खोजें। चाहे आप कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न खर्च करें, आपको उसे मिथुन का इलाज करवाना ही होगा, बिस्वजीत ने कहा। ये रूपराज ने चिंतित होकर कहा। निश्चिंत रहो, भले ही वो अभी मर न गया हो, लेकिन वो निश्चित रूप से खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता। वे तुम्हें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तुम्हें केवल 4 शब्द देता हूं, परिस्थितियों के अनुसार कार्य करो, समझे? बिस्वजीत ने कहा। रूपराज जानता था कि इस विपत्ति को टाला नहीं जा सकता और केवल अपना सिर हिलाकर कह सकता था, हां। अधीनस्थ समझ गया। दूसरी ओर रुको, तुम लोग कौन हो? आरव और बिस्वामित्र सफेद राक्षसी बाग गुट में पहुंचे और लोगों ने उन्हें बहुत जल्दी रोक दिया। बिस्वामित्र ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने परिवार के कबीले की सूचना दी। मैं ज्वाला भालू कबीला का कबीला प्रमुख हूं। बिस्वामित्र, मुझे महामहिम निमित्त से मिलने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। मेरे बगल में ये इस पीढ़ी का ड्रैगन राजकुमार है, आरव। लेकिन कौन जानता था कि बाघ कबीले के सदस्य के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने कहा, विश्वामित्र, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? नकली ड्रैगन राजकुमार को सफेद राक्षसी बाग गुट में लाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? विश्वामित्र ये सुनकर स्तब्ध रह गया, अपने बगल में खड़े आरव को देखते हुए, फिर उस बाघ कबीले के सदस्य की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम निंदात्मक टिप्पणी मत करो। आरव के पास असली ड्रैगन वंश है और उसके पास उल्टा स्केल भी है। अगर वो ड्रैगन राजकुमार नहीं है तो वो कौन है? क्या? तो ये अजीब है। ड्रैगन राजकुमार स्पष्ट रूप से मेरे बाघ कबीले के अंदर एक मेहमान है। कोई दूसरा ड्रैगन राजकुमार हवा से क्यों प्रकट होगा? आओ दोस्तों, मेरे लिए एक भयावह साजिश रचने वाले इन 2 लोगों को मार डालो और निपटान की प्रतीक्षा करो, उस बाघ कबीले के सदस्य ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसके विचार में ड्रैगन राजकुमार को गढ़ने वाले इस विश्वामित्र के निश्चित रूप से दुर्भावनापूर्ण इरादे थे। तभी आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, देखा पूर्वज विश्वामित्र, मैंने कहा था कि मैं ड्रैगन राजकुमार नहीं हूं, है ना? लेकिन तुम बस विश्वास नहीं कर रहे थे। अब हमने खुद को मूर्ख बना लिया है ना? जब आरव ने ये शब्द कहे तो बाघ कबीले के सदस्य को स्वाभाविक रूप से लगा कि वो अपना रास्ता बना रहा है। दुष्ट साजिश सफल नहीं हुई, इसलिए वो भागने के लिए इस तरह का तरीका अपनाना चाहता था। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? अरे, अब अपने शब्दों से पीछे हटने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। बाघ कबीले सदस्य के हावभाव बदल गए और उसने आरव को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव की भौहें सिकुड़ गई। उसके शरीर में ड्रैगन का दबाव अचानक से फूट पड़ा। धमाका! आरव की हथेली ने सीधे उस बाघ कबीले के सदस्य को उड़ा दिया। यह बाघ 5वें स्तर का था, जिसने शुरू में सोचा था कि आरव को हराना आसान है, लेकिन कौन जानता था कि आरव ने उसे एक ही चाल में हरा दिया। बहुत स्पष्ट रूप से आरव मामले को तूल नहीं देना चाहता था और उसने पहले ही अपने मुक्के वापस खींच लिए। आरव का हमला भारी नहीं था। इस बाघ के शरीर पर चोटें गंभीर नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि आरव द्वारा छोड़े गए ड्रैगन के दबाव ने उसे बहुत हैरान कर दिया। यह ड्रैगन का दबाव बेहद शुद्ध था। यह रूढ़िवादी ड्रैगन नस्ल की वंशावली नहीं तो और क्या था। ये 2 ड्रैगन राजकुमार कैसे दिखाई दे सकते हैं? लेकिन तभी एक आवाज आई, ये कौन है? वास्तव में मेरे सफेद राक्षसी बाघ गुट में जंगलीपन की हिम्मत करने वाला। यहां के शोर ने आखिरकार बाघ कबीले के कई सदस्यों को आकर्षित किया। एक युवक ने आगे बढ़कर फटकार लगाई। आरव ने शांत भाव से कहा, हम सद्भावना से समाचार देने आए हैं और आपका बाघ कबीला लोगों को तुरंत पकड़ना चाहता है। क्या यह मेहमानों के साथ व्यवहार करने का आपका तरीका है? क्या यहां कई इंसान हैं? उस युवक ने आश्चर्य से कहा, राजकुमार अंकुश, इस व्यक्ति में अत्यंत शुद्ध ड्रैगन रक्त है। अभी तो इसने खुद को ड्रैगन राजकुमार भी कहा है। आरव द्वारा पीटा गया वो बाघ इस समय पहले से ही ठीक हो गया था और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आगे आया। ये युवक वास्तव में सफेद राक्षसी बाघ गुट का राजकुमार था। अपने कबीले के सदस्य को ऐसा कहते हुए सुनकर अंकुश की भौहें ऊपर उठ गई और उसने मजाक करते हुए कहा, ड्रैगन राजकुमार, क्या मजाक है? आरव ने अंकुश की ओर देखा और शांत भाव से कहा, तुम राजकुमार अंकुश हो? यह सिर्फ एक गलतफहमी है।
मेरे पास ड्रैगन रक्त है और मैंने एक उल्टे स्केल को जन्म दिया है। पहले मुझे ड्रैगन राजकुमार के रूप में प्रतिरूपण करने के लिए मजबूर किया गया था और मैंने मिथुन के साथ एक महान युद्ध लड़ा था। इसलिए वरिष्ठ विश्वामित्र मेरे बारे में गलतफहमी करेंगे। तुमने मिथुन के साथ मारपीट की? हाँ, कितना बड़ा मजाक है। तुम्हारी थोड़ी सी ताकत रूपराज के मुकाबले में कैसे हो सकती है? अंकुश लगा उसने कोई मजेदार मजाक सुना। आरव तो सिर्फ मध्य स्तर का चौथा स्तर था। वो मिथुन के मुकाबले में कैसे हो सकता है? जब शेखी बघाड़ते हैं तो कुछ ज्यादा विश्वसनीय शेखी बघाड़ने की जरूरत होती है। विश्वामित्र पूरे समय कुछ नहीं बोले, लेकिन इस समय करब को आरव के प्रति इतनी अवमाननापूर्ण बातें करते हुए सुनकर वो नाराज हो गए। राजकुमार, ये मामला बिल्कुल सच है। मेरा पूरा ज्वाला भालू कबीला उसके लिए गवाही दे सकता है। अगर आरव न होते तो मेरा ज्वाला भालू कबीला पहले ही पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। मैं विश्वामित्र, मैं आज यहां इस मामले की रिपोर्ट महामहिम निमित्त को देने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पीछे कोई और भी गलत इरादे हैं। हुम्फ, आरव, चलो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भालू कबीले ने मरने की इच्छा से विदेशी दुश्मनों का विरोध किया, जिसके बदले में ऐसा नतीजा मिलेगा। महामहिम की कई सालों तक कोई खबर नहीं मिली। लगता है सफेद राक्षसी बाघ गुट वाकई खट्टा हो गया है। बाघ कबीला के रवैये ने विश्वामित्र के दिल को भी बहुत ठेस पहुंचाई, जिससे वो एक बड़े बुजुर्ग के रूप में बहुत निराश हुआ। उस समय को याद करते हुए जब महामहिम नमीर थे, सफेद राक्षसी बाघ गुट ने हजारों पर्वतीय महान पासानों को इस कदर कुचल दिया था कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सकते थे। अब हाँ, विश्वामित्र ने अंकुश की भी परवाह नहीं की, दाएं मुड़कर बाएं। विश्वामित्र वैसे भी छठे स्तर के विशेषज्ञ थे। वास्तव में उन्हें रोकने में सक्षम बहुत कम लोग थे। ठीक उसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी विश्वामित्र के सामने आया, जो न जाने कब यहां आ गया और उसका रास्ता रोक लिया। छोटे भाई विश्वामित्र, नाराज मत होइए। युवा लोग असंवेदनशील होते हैं, उनसे इस बारे में मोलतोल मत करो। तुम मेरे सफेद राक्षसी बाघ गुट के सबसे बड़े बुजुर्ग हो। किसी के भी कुछ छिपे हुए इरादे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए विश्वामित्र से कहा, जैसे पुराने दोस्त मिल रहे हों। जब विश्वामित्र ने उसे आते देखा तो उसकी आंखें अनायास ही लाल हो गई और उसने कहा, महामहिम निमित्त, बहुत दिनों से नहीं मिले। नोट, आप सभी श्रोताओं को बता दूं, यहां बात हो रही है सफेद बाघ कबीले का। ये ड्रैगन के जैसे 4 प्राचीन राक्षसी जानवरों में से एक जाति है। बाकी जितने दूसरे जानवर गुट यानी कि जाति के बारे में आपने सुना, जैसे कि लोमड़ी गुट, भेड़िया गुट, पाषाण चील गुट, ये सब कुछ छोटे और मध्यम जाति का राक्षसी जानवर जाति है। बाघ कबीले का जिस प्रमुख महामहिम नमीर के बारे में भालू कबीले का पूर्वज यानी कि कबीले प्रमुख विश्वामित्र बात कर रहे थे, वे सफेद बाघ कबीले का प्रमुख है। लेकिन जैसे कि पहले बताया गया था, कुछ 10 साल पहले नीला आत्मा वृक्ष की पीछा करने के समय वो घायल हो गए थे। इसलिए वो वर्तमान बंद एकांत में खुद को हील कर रहे हैं। और अभी विश्वामित्र ने जिसकी स्वागत महामहिम निमित्त संबोधन के साथ किया, वो वर्तमान सफेद बाघ जाति का अस्थायी कबीले प्रमुख है और इस राजकुमार अंकुश कबीले का राजकुमारों में एक है। और एक चीज आपको बता दूं, यहां जिसको भी पूर्वज कहा जाता है, समझ लेना वो उस कबीले का प्रमुख ही होते हैं। अंतहीन जंगल का इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में प्रमुख को पूर्वज के हिसाब से बुला जाता है। और हाँ, इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में आरव का आना संयोग बस हुआ था। उसको भी चिंता है कि बाहर असल अंतहीन दुनिया में अभी किस प्रकार का माहौल होगा। वो पहले ही नतल जाता। उसने जब नोला आत्मा वृक्ष के बारे में सुना तो उसने जल्दी से इसे दीक्षा के लिए लेने का योजना बनाई। ये बाद में भी हो सकता था, लेकिन दीक्षा के पास ज्यादा समय नहीं है। इसके अलावा जाने से पहले ब्रेव को भी तो ढूंढना है। इसलिए इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में आरव ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। वो जल्दी ही और कुछ एपिसोड्स के बाद असल दुनिया में चला जाएगा। फिर शुरू होगा असल युद्ध। हमारे हीरो बचाएगा दुनिया को। लेकिन इस निचली अंतहीन दुनिया का इस अंतहीन जंगल में कुछ घटना बाद में आरव जब दिव्य क्षेत्र में चढ़ेगा तब उस स्थिति को समझने में आप सभी को हेल्प करेगा। वर्तमान में आते हैं। निमित्त ने हल्की सांस ली और कहा, हाँ, बहुत दिनों से नहीं मिले। जब निमित्त ने कबीले के अंदर विश्वामित्र की युद्ध रिपोर्ट सुनी तो वो आरव पर गहरी नजर डाले बिना नहीं रह सका। वो गंभीरता से कल्पना करने में असमर्थ था कि उसकी आंखों के सामने चौथा स्तर का ये युवक यानी कि एक 16 सागर क्षेत्र के योद्धा इस कदम को कैसे पूरा कर सकता है। विश्वामित्र के शब्द स्वर्ग से किसी पुस्तक के बारे में बात करने जैसे लग रहे थे। इसका कोई सबूत नहीं था। 5वें स्तर और 6ठे स्तर के विशेषज्ञों के एक समूह के बीच एक 6ठे स्तर के युवक ने युद्ध की स्थिति का नेतृत्व किया। एक अन्य व्यक्ति के हाथों का उपयोग करके एक 6ठे स्तर विशेषज्ञ को मार डाला और मिथुन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटनाओं की यह श्रृंखला कुछ हद तक बेतुकी लग रही थी। चाहे जो भी हो, जब विश्वामित्र ने अपनी बात समाप्त की तो निमित्त ने सिर हिलाया और कहा, पता चला कि इस बीच बहुत सी बातें हुई। वास्तव में छोटे भाई विश्वामित्र ने बहुत मेहनत की है। आज देर हो रही है,
तुम और ये छोटा भाई पहले कबीले में आराम करो, मैं कल तुम दोनों को दावत दूंगा। विश्वामित्र मूर्ख नहीं था और स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि निमित्त ने उसकी कई बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन विश्वामित्र यह भी जानता था कि उसने जो कुछ कहा वो कल्पना से परे कुछ हद तक असंभव था। इसे सुनना वास्तव में एक कहानी बुनने जैसा लग रहा था। अगर उसने अपनी आंखों से नहीं देखा होता बल्कि दूसरे लोगों द्वारा उसे बताया जाता तो वो निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करता। विश्वामित्र ने सिर हिलाया और पीछे मुड़कर आरव के साथ चला गया। दोनों के चले जाने के बाद निमित्त ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, अंकुश, तुम्हें लगता है कि विश्वामित्र की बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? अंकुश ने एक कमरे और अंदर से बाहर आया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे लगता है कि इसमें जरा भी विश्वसनीयता नहीं है। आरव में सिर्फ चौथे स्तर की ताकत है। अगर वो वाकई सीमाओं को पार करके युद्ध करने की क्षमता रखता भी तो वो मिथुन को कैसे हरा सकता था? इसके अलावा चील पाषाण कबीले में सबसे ज्यादा दक्षता गति में है। एक चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट को लेट स्टेज 5वें स्तर के मिथुन के साथ गति में प्रतिस्पर्धा करने देना, क्या ये मजाक नहीं है? निमित्त ने अपना सिर हिलाया लेकिन उसने कोई टिप्पणी नहीं की। फिर उसने पूछा, क्या वो व्यक्ति पहले ही भेजा जा चुका है? अंकुश ने सिर हिलाया और कहा, पहले ही भेजा जा चुका है, लेकिन सबसे तेज व्यक्ति को भी पूरी तरह से जांचने से पहले 3 से 4 दिन का समय चाहिए। विश्वामित्र हमारे सफेद राक्षसी बाघ गुट के बड़े हैं। उस समय उन्हें बिग ब्रदर नमीर की बड़ी कृपा प्राप्त हुई थी। संभवतः वो बाघ कबीला को धोखा नहीं देगा, बल्कि उस युवक की उत्पत्ति अस्पष्ट है। उसके खिलाफ सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वास्तव में कोई समस्या है तो यह लगभग निश्चित है कि उस युवक ने ही इसकी योजना बनाई होगी। अगर बिग ब्रदर बेहतरी के लिए कुछ कर सकता तो हम इन कुछ वर्षों में अपने जूते में कांपने की हद तक नहीं पहुंचते। जैसे कि पतली बर्फ पर पैर रखना, निमित्त ने कहा। यह भी कुछ ऐसा है जिसे रोका नहीं जा सकता, अंकुश ने आप भरते हुए कहा। अचानक उसकी आंखें घूम गई और वो निमित्त के करीब गया और बोला, अंकल निमित्त, क्यों न किसी को भेजकर उस लड़के का थोड़ा परीक्षण करवाएं, चाहे वो वास्तव में सक्षम हो या शेख ही बघार रहा हो। क्या इसकी जांच नहीं की जा सकती है? तुम कह रहे हो, क्या उस लड़के ने ड्रैगन प्रिंस होने का दावा नहीं किया था? तो फिर चलो असली ड्रैगन प्रिंस को उसके साथ मारपीट करने दें और देखें कि असली ड्रैगन राजकुमार कौन है। अंकुश को लगा कि यह विचार बहुत अच्छा था और उसने गर्व से कहा। निमित्त की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह विचार बुरा नहीं है। ड्रैगन राजकुमार की पहचान असाधारण है। एक बार जब उसे पता चल जाता है कि किसी ने उसका प्रतिरूपण किया है तो वो शायद दूसरे पक्ष के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं करेगा। आरव, तुम सच में ड्रैगन राजकुमार नहीं हो? शांत होने के बाद विश्वामित्र ने सबसे पहला सवाल पूछा कि आरव की पहचान क्या है। आरव ने असहाय होकर कहा, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि मैं ड्रैगन राजकुमार नहीं हूं। लेकिन तुम्हारे शरीर पर उल्टा तराजू तो है। ड्रैगन राजकुमार के अलावा दूसरे लोगों के शरीर पर उल्टा तराजू कैसे हो सकता है? विश्वामित्र बहुत सोच विचार करने के बाद भी ये नहीं समझ पाए। इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में उल्टा तराजू केवल असली ड्रैगन जाति के शरीर पर ही दिखाई देगा है। अगर आरव ड्रैगन राजकुमार नहीं था तो वो कौन था? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, किसने कहा कि उल्टा तराजू होना ड्रैगन राजकुमार की निशानी है? वैसे भी मैं वाकई ड्रैगन राजकुमार नहीं हूं। विश्वामित्र अवाक रह गए और बहुत देर बाद बोले, ठीक है, अभी के लिए ये बात छोड़ो। हम जो खबर लेकर आए हैं, महामहिम निमित्त को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इस बारे में बात करना भी परेशान करने वाला है। अगर महामहिम निमित्त होते तो मुझे इस छोटी सी भालू जाति को इस मामले की चिंता करने की क्या जरूरत थी? आपको क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां रुको। रुको? विश्वामित्र ने हैरान होकर कहा, ठीक है, बस अपना मन शांत करो और यही रहो। कुछ दिनों के बाद हम स्वाभाविक रूप से परिणाम देखेंगे। आरव ने शांत भाव से कहा, उदासीन लग रहा था। अपने निवास पर लौटते हुए आरव का मन अचानक से हिल गया और वो अंतरिक्ष मीनार के अंदर प्रवेश कर गया। वरिष्ठ राबेश, आप मुझे खोज रहे हैं? आरव की आंखों के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। यह वास्तव में राबेश था। जब से आरव ने अंतरिक्ष यान प्राप्त किया था तब से यह व्यक्ति हमेशा गहरी नींद में रहता था। यह अभी भी उसका पहला मौका था जब वो बोलने के लिए बाहर आया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि क्यों। लेकिन राबेश ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा, पास में एक ड्रैगन जाति का छोटा सा बच्चा है। आरव ने आश्चर्य से राबेश की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि इस व्यक्ति को ड्रैगन जाति से इतनी बड़ी शिकायत क्यों है। राबेश आमतौर पर ऊर्जा का एक छोटा सा कण भी खर्च करने को तैयार नहीं दिखता था, इसलिए वो हमेशा गहरी नींद में था। आज पास के एक ड्रैगन की खातिर उसने वास्तव में एक क्लोन को मूर्त रूप दिया। आरव ने अनुमान लगाया कि ये ड्रैगन
राजकुमार उस अंकुश और मिथुन के समान ही ताकत में था। राबेश के लिए वो सिर्फ एक जूनियर था। क्या इतना बड़ा हंगामा खड़ा करने की जरूरत थी? सीनियर प्रभावशाली है। वास्तव में पास में एक ड्रैगन है। वो ड्रैगन राजकुमार होने का दावा करता है, आरव ने ईमानदारी से कहा। भले ही वो ड्रैगन राजकुमार से नहीं मिला था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो निश्चित रूप से एक ड्रैगन था। राबेश की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने आरव से कहा, ड्रैगन राजकुमार? हे, एक ऐसा प्राणी जो खुद के बारे में बहुत ज्यादा उच्च विचार रखता है। कितनी ऊंची आवाज वाली भावनाएं। आरव, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस तरीके का उपयोग करते हैं। आपको मेरे लिए इस साथी को बेरमी से पीटना चाहिए। उसे तब तक पीटना चाहिए जब तक वो अपने डैडी और मम्मी के लिए रो ना पड़े। क्या दुर्भागी साथी है। आरव अभी तक उससे मिला भी नहीं था और राबेश ने उसे इतना निर्दयी बना दिया। ये कितनी बड़ी दुश्मनी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हूं, इसमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वो ड्रैगन राजकुमार शायद कल मुझसे परेशानी मोल लेने आएगा। इस ड्रैगन राजकुमार के बाघ कबीले के साथ स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे संबंध थे। विश्वामित्र की सुरक्षा के साथ बाघ कबीला भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। उसकी वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहते हैं तो ड्रैगन राजकुमार निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प था। जब तक वे आरव द्वारा ड्रैगन राजकुमार का रूप धारण करने की बात का खुलासा करते हैं, तब तक सबसे अधिक संभावना है कि ड्रैगन राजकुमार निश्चित रूप से इस मामले को चुपचाप नहीं रहने देंगे। आरव की बातें सुनकर राबेश की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, ऐसे ही तो ये सबसे अच्छा है। उस बदमाश की ताकत तुम्हारी तुलना में थोड़ी अधिक है। चलो अब विशेष प्रशिक्षण शुरू करते हैं। तुम ठीक से प्रशिक्षण लो। तुम्हें मेरे लिए उसे हराना होगा। आरव यह सुनकर भ्रमित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, अंतिम समय में उन्मत्त प्रयास करना समय नहीं है। लेकिन आरव अभी भी अपने दिल में काफी चौंका हुआ था। राबेश को अपनी ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। उसने वास्तव में कहा कि वो उस ड्रैगन राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि इस ड्रैगन राजकुमार की वास्तव में अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर पीढ़ी के ड्रैगन राजकुमार देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में एक किंवदंती को पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। नोट, पता नहीं कैसे हर एक पीढ़ी में एक ड्रैगन जाति का युवक प्रकट होता है जिसका ड्रैगन बंसावली यानी कि रक्तरेखा बहुत अधिक होता है। इस पीढ़ी में वही दूसरा ड्रैगन राजकुमार जो आगे आरव के साथ लड़ेगा वास्तविक ड्रैगन राजकुमार है, जो भविष्य में ड्रैगन जाति का शासक बनेगा। लेकिन यहां जैसे कि आप सभी को पता है, आरव का ड्रैगन रक्तरेखा संयोग बस है। आरव के हाथ पहले से ही उपयोग में थे। अंतिम चरण के 5वें स्तर के राक्षसों से निपटना अभी भी कठिन था। रबेश ने लापरवाही से ऊर्जा पत्थर का एक टुकड़ा निकाला और कहा, मैं कहता हूं कि इसे बना सकते हैं, मतलब इसे बना सकते हैं। जब आरव ने रबेश के हाथ में ऊर्जा पत्थर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति बदलने से नहीं रह सकी। एक अराजकता रत्न। तुम, ये बदमाश, वाकई बहुत कुछ जानते हो। वास्तव में अराजकता रत्नों को पहचानना भी। अराजकता रत्न का एक टुकड़ा अंतरिक्ष यान के समय प्रवाह को 60 गुना धीमा कर सकता है। इसके अलावा ये 3 दिनों तक चल सकता है। इसलिए तुम्हारे पास अभी भी एक रात का समय है, जो लगभग 20 दिनों का समय है। राबेश ने उत्साह से कहा। यह सुनते ही आरव का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, तुमने पहले कहा था कि समय प्रवाह को धीमा करने का कोई तरीका नहीं है। राबेश थोड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, हे, मेरे पास पहले से ही बहुत सारे अराजकता रत्न नहीं है। मुझे स्वाभाविक रूप से उनका संयम से उपयोग करना होगा। चूंकि तुम अराजकता रत्न के बारे में जानते हो, इसलिए तुम्हें इसकी कीमतीता भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारी समझ क्षमताओं के साथ तुम्हें वास्तव में समय प्रवाह को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है ना? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा है? क्या सीनियर को लगता है कि मैं धोखा देने में इतना आसान हूं? माफी चाहता हूं, मैं बिना किसी कारण के एक शक्तिशाली दुश्मन स्थापित नहीं करना चाहता। सीनियर, शायद आगे उसके साथ मुझे नहीं लड़ना चाहिए, है कि नहीं? राबेश ने यह सुनकर जल्दी से कहा, मत करो, मना मत करो, मत करो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं। मेरे पास जो अराजक रत्न है वे वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं है। आरव ने आधी मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा है? राबेश उदास होकर बोला, तो बोलो, तुम्हें क्या शर्तें चाहिए? आरव ने यह सुनकर रोमांचित होकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम पहले से ही इतने सीधे होते तो क्या यह नहीं हो जाता? मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 10 टुकड़े ही काफी है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 टुकड़े, 8 टुकड़े, इससे कम और कोई बात नहीं। अपने आप को निर्दयी समझो। 5 टुकड़े, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मेरे पास भी सिर्फ 20 टुकड़े ही हैं। तुम्हें पता है कि मुझे अभी भी इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, सौदा। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। राबेश को लगा कि उसकी पीछुआड़े में दर्द हो रहा है। उसके चेहरे की सभी मांसपेशियां ऐंठ रही थी।
आरव ने अपने हाथ में अराजकता रत्न पकड़ा और पूछा, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करें? राबेश ने काले चेहरे के साथ कहा, अराजकता रत्न को स्पेस स्टेल में डालो, काम चल जाएगा। अब तुम स्पेस स्टेल के मालिक हो। इन 180 दिनों में तुम उनका खुलकर इस्तेमाल कर सकते हो। आरव ने अपना सिर हिलाया और जो कहा गया था उसके अनुसार अराजकता रत्न को स्पेस स्टेल में डाल दिया। वास्तव में आरव ने बहुत जल्दी महसूस किया कि उसके चारों ओर समय का प्रवाह धीमा हो गया है। ठीक उसी समय राबेश ने एक और छोटी बोतल निकाली और उसे आरव की ओर फेंक दिया। आरव ने इसे प्राप्त किया, एक नजर डाली और प्रसन्नता से उसने कहा, स्वर्ग हृदय का पृथ्वी तरल, आपके पास केवल 20 दिन का समय है। मेरे लिए छठे स्तर के सोल सागर तक पहुंचो, फिर उस साथी को मेरे लिए नीचे गिरा दो। इसके साथ कोई समस्या नहीं होगी, है ना? राबेश ने कहा। आरव ने हंसते हुए कहा, अगर मैं ड्रैगन राजकुमार को इस तरह से नहीं हरा सकता तो मुझे अब भी किस चेहरे पर आकर सीनियर से मिलना है? आप बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करें। स्वर्ग हृदय का पृथ्वी तरल में अतुलनीय रूप से अत्यंत विशाल मात्रा में सार ऊर्जा थी। यह खेती के लिए उपयोग करने के लिए एक शानदार वस्तु थी। स्वर्ग हृदय का पृथ्वी तरल की ये एक छोटी बोतल बहुत कीमती थी। यह सोचना कि राबेश ने इसे वाकई लापरवाही से निकाला था। ऐसा लगता है कि इस बंदे के शरीर पर मौजूद खजाने वाकई काफी थे। अतीत में उन प्रतिभाशाली लोगों को जो दिया जाता था वो संभवतः कुछ बेकार सामान होता था। वास्तव में अच्छी चीजें तो उसने खुद ही छिपाकर रख ली थी। ऐसा लगता है कि भविष्य में इस बूढ़े बंदे को ठीक से निचोड़ने के लिए समय निकालना होगा। अंतरिक्ष मीनार में 20 दिन एक झटके में बीत गए। इन 20 दिनों में आरव ने स्वर्ग हृदय का पृथ्वी तरल पर भरोसा किया और लगातार 2 स्तरों को सफलतापूर्वक पार किया। अंततः छठे स्तर के सोल सागर में प्रवेश किया, जब तक उसके पास समर्थन के लिए पर्याप्त सार ऊर्जा थी। आरव की सफलताएं स्वाभाविक रूप से ही होंगी, लेकिन आरव ने जो स्वर्ग हृदय का पृथ्वी तरल को खर्च किया वो भी काफी था। उसे तोड़ने के लिए जितनी सार ऊर्जा की आवश्यकता थी वो बहुत भयानक थी। क्या तुम्हें वो सब याद है जो मैंने तुम्हें बताया था? वरिष्ठ राबेश ने कहा। आरव ने राबेश को एक अजीब नजर से देखा और कहा, वरिष्ठ वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपने पहले ही इतना कह दिया है। अगर मैं उस आदमी को स्वर के सिर पर नहीं मारता तो क्या मैं तुम्हें बहुत निराश नहीं करता? वरिष्ठ राबेश को शर्मिंदा होने का कोई इरादा नहीं था। यह सुनते ही वो जोर से हंस पड़ा और बोला, हाँ, मुझे तो बस तुम्हारा ये वाक्य चाहिए। इस बार जब राबेश बाहर आया तो आरव ने पाया कि उसका स्वभाव एकदम बदल गया है। उसमें पहले जैसी खामोशी और स्थिरता का कोई संकेत नहीं था। कोई भी ये बता सकता था कि वरिष्ठ राबेश उस ड्रैगन राजकुमार को मारना भी नहीं चाहता था। बस दूसरे पक्ष को पीटने और अपमानित करने के विचार को ही मन में पाल रहा था। दुर्भाग्य से आरव उसका किराए का गुंडा बन गया। बेशक चाहे आरव चाहे या न चाहे, वो ये किराए का गुंडा भाग नहीं सकता था। अगले दिन सुबह सुबह आरव अंतरिक्ष मीनार से बाहर आया और घर के बाहर से एक जोरदार दहाड़ सुनी। छोटा चोर आरव, इस ड्रैगन राजकुमार के पीछे भागो। एक साधारण इंसान वास्तव में ड्रैगन राजकुमार बनने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे लगता है कि तुम जीने से थक गए हो। आरव घर से बाहर निकला, लेकिन संयोग से विश्वामित्र से टकरा गया। जब विश्वामित्र ने आरव को देखा तो वो इतना चौंक गया कि उसका जबड़ा लगभग जमीन पर आ गया। तुमने 2 छोटी छोटी सीमाएं तोड़ दी। रातों रात 2 छोटी छोटी सीमाएं तोड़ दी। ये तो स्वर्ग को धता बताने वाला था। आरव मुस्कुराया, लेकिन कुछ भी नहीं समझाया। इस तरह की बात जितना ज्यादा समझाया जाता उतनी ही उलझन भरी होती जाती। इसे रहस्य ही बना दिया जाए तो बेहतर होगा। आरव घर के बाहर आया और नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक को देखा। उसने शांत भाव से कहा, यह कुत्ता कहां से आया है? सुबह सुबह यहां पागलों की तरह भौंक रहा है और लोगों के मीठे सपनों में खलल डाल रहा है। नीले कपड़े पहने युवक ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं सोच रहा था कि वो किस तरह का विशेषज्ञ है जो वास्तव में ड्रैगन राजकुमार के नाम की नकल करने की हिम्मत कर रहा है। पता चला कि यह सिर्फ एक मध्यम स्तर का नौसिखिया है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। इस ड्रैगन प्रिंस के सामने घुटने टेको और मैं तुम्हें मौत से बचा सकता हूं। आरव के चेहरे पर अचानक ज्ञान की अभिव्यक्ति प्रकट हुई और उसने कहा, तो तुम इस पीढ़ी के हो। पहले मैं सुनता रहा कि कैसे हर पीढ़ी का ड्रैगन राजकुमार दुनिया का हीरो होता है। आज इसे देखकर मैं वास्तव में बहुत निराश हूं। ड्रैगन राजकुमार का चेहरा काला पड़ गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, यह ड्रैगन राजकुमार कैसा है इस पर टिप्पणी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह का कचरा, तुम्हारी शक्ल सूरत देखकर क्या तुम इस ड्रैगन राजकुमार को जवाब देने की योजना नहीं बना रहे हो? आरव ने शांत भाव से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं जवाब दूं, जरूर। यह देखना होगा कि तुम में वो क्षमता है या नहीं है। सच में जब तक तुम ताबूत नहीं देखोगे तब तक आंसू नहीं बहाओगे। चूंकि ऐसा है
मैं तुम्हें जरूर रुलाऊंगा। ड्रैगन राजकुमार ने एक और शब्द नहीं कहा। एक अपमानजनक ड्रैगन दबाव सीधे फूट पड़ा, वास्तव में अतुलनीय रूप से आश्चर्यजनक। दो लोगों का हंगामा इतना बड़ा था कि बहुत पहले से ही सफेद बाघ कबीला के काफी सदस्य भीड़ में आ गए थे। हालांकि सफेद बाघ कबीला के पास दिव्य जानवर का वंश भी था। इसके अलावा ड्रैगन राजकुमार की तुलना में देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में एक बहुत शक्तिशाली कबीला माना जाता था। फिर भी यह बहुत कम था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि ड्रैगन का वंश अत्यंत शुद्ध था कि वे हर पीढ़ी के राजा बन सकते थे। जब आरव ने स्थिति देखी तो वो ठंडे मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। उसके शरीर में ड्रैगन का दबाव अचानक उसी समय फूट पड़ा। इसके साथ ही सभी के चेहरे बदल गए। आरव की वंश शक्ति वास्तव में ड्रैगन राजकुमार की तुलना में अधिक मजबूत थी। ये यहां क्या हो रहा है? इस लड़के के शरीर में ड्रैगन जाति की रक्तरेखा शक्ति वास्तव में ड्रैगन राजकुमार की तुलना में अधिक मजबूत है। वास्तव में भूत दिखाई दे रहे हैं। ये लड़का स्पष्ट रूप से एक इंसान है। उसकी रक्तरेखा शक्ति संभवतः ड्रैगन राजकुमार की तुलना में अधिक मजबूत कैसे हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि हमारे कबीले में ड्रैगन राजकुमार हमेशा से नकली था? व्हाइट टाइगर कबीला के सदस्य जोश से चर्चा कर रहे थे। यह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन प्रिंस के कानों से छिप नहीं सकता था। ये टिप्पणी करने वाली आवाजें उसके कानों को चीरने वाली लग रही थी। वो गंभीरता से ये नहीं समझ पा रहा था कि एक इंसान के शरीर में रक्तरेखा शक्ति उसके शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों होगी। वो कैसे जान सकता था कि आरव परिष्कृत ड्रैगन रक्त एक आधा दिव्य जानवर रक्तसार था? आधा दिव्य जानवर किस तरह की धारणा थी? वो एक ऐसा अस्तित्व था जिसका रक्त रेखा पहले से ही दिव्य जानवर की ओर विकसित हो चुका था। शक्ति और ताकत पहले से ही अकल्पनीय सीमा तक दुर्जेय थी। उनकी रक्त रेखा शक्ति पहले से ही अनंत रूप से दिव्य जानवर के करीब पहुंच गई थी। उसके बारे में भूल जाओ। एक छोटा सा ड्रैगन राजकुमार, भले ही दिव्य क्षेत्र में ड्रैगन की प्रमुख शक्तियां आए, वे आरव की रक्त रेखा शक्ति से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। अगर आरव की साधना का दायरा बहुत कम न होता तो सिर्फ अपनी रक्तरेखा शक्ति के आधार पर वो इस ड्रैगन राजकुमार को तब तक कुचल सकता था जब तक कि वो अपना सिर नहीं उठा सकता था। इसके अलावा आरव ने जिस ड्रैगन रक्त को परिष्कृत किया था उसके शरीर में अभी भी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा था। आरव की ताकत लगातार मजबूत होती जा रही थी। उसके शरीर में रक्तरेखा शक्ति भी और अधिक शक्तिशाली होती जा रही थी। आरव ने रातों रात दो छोटी सीमाओं को तोड़ दिया और ड्रैगन रक्त के एक और हिस्से को उत्तेजित किया। रक्तरेखा शक्ति के मामले में ड्रैगन राजकुमार को दबाना, क्या यह अभी भी खेलने जैसा नहीं था? एक साधारण इंसान वास्तव में ड्रैगन की रक्तरेखा चुराने की हिम्मत करता है? मौत की सजा। ड्रैगन राजकुमार ने उग्र रूप से दहाड़ लगाई और सीधे एक प्रेत में बदल गया। आरव पर हमला किया। आरव की आभा अचानक फूट पड़ी, सीधे लेट स्टेज सोल सागर की अड़चन को तोड़ते हुए 8वें स्तर के सोल सागर तक पहुंच गई। धमाका। ड्रैगन प्रिंस, जो कि एक अशांत प्रभावशाली गति था, सीधे उड़कर बाहर आ गया। फिर पूरी लड़ाई आरव के एकल प्रदर्शन में बदल गई। असहनीय रूप से अभिमानी ड्रैगन राजकुमार सीधे आरव के सैंडबैग में सिमट गया। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसके पास जवाबी हमला करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची। आसपास के सफेद बाघ कबीला में से हर एक के मुंह खुले हुए थे। जाहिर है वे इस दृश्य को देखकर अचंभित थे। उनके विचार में ड्रैगन राजकुमार एक हमेशा विजयी अस्तित्व था। यह लड़ाई एकतरफा होनी चाहिए। अभी यह वास्तव में एकतरफा था। यह सिर्फ इतना था कि जीतने और हारने वाले पक्ष उलट गए थे। ड्रैगन राजकुमार वास्तव में विस्फोट करना चाहता था। फिर भी वो पहले से ही पहल खो चुका था और उसके पास जवाबी हमला करने की छूट भी नहीं थी। आरव की ताकत कितनी भयानक थी। दूसरों की परवाह किए बिना सिर्फ गति के मामले में ड्रैगन राजकुमार अपने घोड़े को चाबुक मारकर भी उसे पकड़ नहीं सका। आरव की गति इतनी तेज थी कि मिथुन भी उसके सामने कमजोर था। ड्रैगन राजकुमार तो दूर की बात है। हालांकि ड्रैगन की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन गति उनकी मजबूती नहीं थी। सिर्फ गति के मामले में आरव एक अपराजेय स्थिति में था। अक्सर जब आरव का हमला होता तो ड्रैगन राजकुमार जमीन पर नहीं गिरता था और आरव उसे हवा में ही रोक लेता था। इतनी तेज गति में ड्रैगन राजकुमार के लिए पलटवार करना लगभग असंभव था। जब विशेषज्ञ चालें बदलते थे तो पहल खोना जान गंवाने के बराबर होता था। ड्रैगन राजकुमार ने शुरू में आरव की ताकत का मूल्यांकन बहुत कम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रतिद्वंद्वी को कुछ हद तक कम आंक रहा था। कौन सोच सकता था कि एक बार आरव ने चाल चली तो वो धरती हिला देने वाली होगी। असल में भले ही आरव ने मूल रूप से दो छोटी सीमाओं को तोड़ दिया, ओरिजिन स्पिरिट 9 ट्रांसफॉर्मेशन में जोड़कर ड्रैगन राजकुमार को इस तरह से हराना संभव नहीं था। इस बीच स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसे मामले भी थे जिनके बारे में दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं थी। जिस समय ड्रैगन राजकुमार को पीटा जा रहा था वो अविश्वसनीय रूप से हैरान था। वो हैरान था
कि आरव को उसकी कमजोरियों के बारे में इतना स्पष्ट क्यों था। उसने बस अपना काम जारी रखा और आरव जानता था कि क्या होने वाला है। इसके अलावा शुरू से ही पहल खोने के कारण ड्रैगन राजकुमार अभी सभी मामलों में निष्क्रिय था। उसे हर जगह पीटा जा रहा था। यह भी अनिश्चित था कि कितना समय बीत चुका था। आरव के हमले अचानक बंद हो गए। तभी आसपास के बाघ कबीले के सदस्यों को आखिरकार होश आया। आरव को देखते समय उनकी निगाहें विस्मय और श्रद्धा से भरी हुई थी। फिर से ड्रैगन राजकुमार को देखते हुए उसे पहले से ही पीटा जा रहा था ताकि वो सुअर के सिर जैसा दिख सके। हर कोई इस दृश्य को देखकर भयभीत था। वे काफी देर तक अवाक रह गए। हर पीढ़ी के ड्रैगन राजकुमार सभी किंवदंतियां थे। ये देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में पारित एक वाक्य था। हालांकि यहां क्या हुआ अभी बहुत विध्वंसकारी। अगर मान ले कि ड्रैगन राजकुमार और आरव ने तब तक लड़ाई की जब तक कि कोई भी ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सका, तो वे इसे स्वीकार कर सकते थे। यह कहना कि ड्रैगन राजकुमार और आरव ने सैकड़ों राउंड तक एक महान लड़ाई लड़ी फिर हार गए, वे इसे भी स्वीकार कर सकते थे। हालांकि ये कोई लड़ाई कैसे थी? ये केवल आरव की एकतरफा गाली थी। ड्रैगन राजकुमार इतने नौसिखिए कब बन गए? आपकी रक्तरेखा शक्ति इस महान व्यक्ति से मेल नहीं खा सकती, इसलिए आप कैसे कहते हैं कि इस महान अस्तित्व ड्रैगन जाति की रक्तरेखा शक्ति चुराई है? यदि आपके पास क्षमताएं हैं तो मेरे लिए एक चुराए। आरव ने सुअर के सिर जैसे ड्रैगन राजकुमार को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, ड्रैगन रक्त चुराने की बात करना यह असंभव नहीं था। लेकिन आरव के शरीर में ड्रैगन रक्त बहुत शुद्ध था, ड्रैगन राजकुमार से भी ज्यादा शुद्ध। ड्रैगन का ऐसा खून चाहे कहीं भी रखा हो, वो एक सर्वोच्च खजाना होगा। चोरी करना असंभव था। इस तरह की बदनामी बहुत ही निराधार थी। चाचा निमित, क्या ये आरव की ताकत बहुत भयानक नहीं है? ड्रैगन राजकुमार के पास उसके सामने पलटवार करने की बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। अंकुश का स्वर कुछ हद तक कांप रहा था। जाहिर है वो आरव की ताकत से घबरा गया था। अंकुश की ताकत और ड्रैगन राजकुमार की ताकत भी लगभग एक जैसी थी। आरव आसानी से ड्रैगन राजकुमार को हरा सकता था। यह दर्शाता है कि उसकी ताकत निश्चित रूप से उससे ज्यादा थी। पहले उसे संदेह था कि क्या आरव में मिथुन को हराने की ताकत है या नहीं, लेकिन अब आरव ने ताकत का इस्तेमाल करके सब कुछ साबित कर दिया। निमित के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक थी, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और कहा, आरव की लड़ाई शैली ड्रैगन राजकुमार को काफी हद तक रोकती है। साथ ही उसकी अपनी ताकत बहुत मजबूत है, इसलिए ड्रैगन राजकुमार जवाबी कार्रवाई करने के लिए थोड़ी सी भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर दोनों पक्षों की ताकत को देखा जाए तो ड्रैगन राजकुमार शायद और नहीं लड़ सकता। बस इतना ही। आरव जानबूझकर जल्दी फाइट को खत्म ना करके ड्रैगन राजकुमार को अपमानित कर रहा है। यह कोई अच्छा संकेत नहीं है। ये आदमी जानबूझकर ड्रैगन राजकुमार और हमारे सफेद बाघ कबीला के रिश्ते के बीच मतभेद नहीं बो रहा है ना? कर्ब के हाव भाव बदल गए और उसने कहा, जब वो कल आया था तो वो स्पष्ट रूप से केवल चौथे स्तर का सोल सागर था। वास्तव में उसने रातों रात दो छोटे छोटे दायरे तोड़ डाले। ताओ विचित्र। इस आदमी की उत्पत्ति अस्पष्ट है और उसकी ताकत बहुत बड़ी है। हमें सावधान रहना चाहिए। निमित ने भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या यह हो सकता है? भालू कबीले ने वास्तव में हमें धोखा दिया है? अंकल निमित, लोगों के दिल की बात समझना मुश्किल है। अतीत में विश्वासघात न करने का मतलब ये नहीं है कि अब भी विश्वासघात न करें। यह लड़का जिसका नाम आरव है, जिस समय वो प्रकट हुआ वो बहुत संयोगवश है। मेरे विचार से वो निश्चित रूप से नीला आत्मा वृक्ष के लिए यहां है। हमारा बाघ वंश इस नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ने के लिए इन 10 वर्षों से लगातार साजिश रच रहा है। अब जब जाल खींचने का समय आ गया है तो जरा सी भी दुर्घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निमित ने सिर हिलाया और कहा, अंकुश, आपने जो कहा वो सही है। इस लड़के की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। भले ही हम उसे मार न भी डालें, लेकिन बात करने से पहले हमें उसे हिरासत में भी लेना होगा। जब तक हम नीला आत्मा वृक्ष को पकड़ नहीं लेते और बिग ब्रदर को बचा नहीं लेते, तब तक उसे रिहा करने में देर नहीं होगी। बात खत्म करते हुए निमित की छवि चमक उठी और उसने एक गहरे भाव से आरव को घूरते हुए कहा, बेटा, तुमने वाकई हिम्मत की है हमारे बाघ कबीला के सम्मानित अतिथि को इस तरह पीटने की। तुम्हारा क्या इरादा है? आरव की भौहें तंग गई, लेकिन अभी वो कुछ बोल भी नहीं पाया था कि विश्वामित्र आगे आए और उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। यही तो वो व्यक्ति था जिसने पहले उकसाया था। ये तो सभी के लिए स्पष्ट था। आरव द्वारा इस तरह पीटे जाने और खुद को कमजोर बनाने के लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? निमित, क्या तुम इस तरह से बहुत आगे नहीं जा रहे हो? अनजाने में निमित के प्रति विश्वामित्र के संबोधन में भी चुपचाप बदलाव आ गया। बहुत स्पष्ट रूप से वो बाघ कबीला की वर्तमान स्थिति से बहुत निराश था। अन्यथा विश्वामित्र की स्पष्टवादिता, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आत्मसमर्पण करने के बजाय
पूरे कबीले का बलिदान करने को तैयार है, के साथ वो निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। निमित को यह भी उम्मीद नहीं थी कि हमेशा दृढ़ और दृढ़ निश्चय विश्वामित्र वास्तव में उसे फटकारने के लिए आगे आएंगे। उसके चेहरे पर अनायास ही उदासी छा गई और उसने डांटते हुए कहा, विश्वामित्र, लगता है तुम वाकई बदल गए हो। तो बताओ, इस बार इस लड़के के साथ मिलकर बाघ वंश में घुसने के तुम्हारे क्या इरादे हैं? निमित के शब्द विश्वामित्र के दिल पर चाकू की तरह चुभ रहे थे। उस तरह का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ विश्वामित्र, अपनी सांसें बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति संदेह के घेरे में है। जितना तुम समझाओगे उतना ही उसे लगेगा कि तुम्हारे पीछे कोई गलत इरादा है। चूंकि ये जगह हमारा स्वागत नहीं करती, इसलिए चलो, आरव ने शांत भाव से कहा। अपना असली रंग दिखा दिया है ना? अरे, अपनी क्षमता को ज्यादा आंकने वाला बदमाश। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों की ताकत के भरोसे इस जगह से निकल सकते हो, है ना? निमित ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने कहा, निमित की शक्तिशाली आभा ने आरव और विश्वामित्र को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया। यह निमित अंतिम चरण की छठे स्तर शक्ति थी। यह बिल्कुल भी वो नहीं थी जिसे आरव युगल झेल सकता था। ठीक इसी समय एक शुद्ध फिर भी शक्तिशाली दबाव आया। सभी के चेहरे बदल गए। वे बाघ कबीला सदस्य जिनकी शक्ति थोड़ी कमजोर थी, सभी बिना किसी पूर्व परामर्श के समर्पण में घुटने टेक दिए। यह बाघ जाति से संबंधित दिव्य जानवर का दबाव था। यह मजबूत नहीं था, केवल प्रारंभिक चरण की 5वें स्तर की शक्ति थी। लेकिन यह दबाव निमित की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध था। इस तरह का घटिया ब्रांड। निमित का चेहरा बदल गया जब उसने कहा, ये सबसे शुद्ध रक्तरेखा वाले युवा दिव्या बाघ राजकुमार का दबाव है, महामहिम का दबाव। वो यहां क्यों है? धीरे धीरे एक युवा व्यक्ति सबके सामने आया। ये युवक किसी आधे अधूरे बच्चे जैसा दिख रहा था। वो गरिमामय और मजबूत था, लेकिन दिखने में अभी भी बच्चों जैसी मासूमियत थी। जैसे ही ये बाघ जाति का दबाव उतरा, आरव के दिमाग में हलचल मच गई। ये दबाव वास्तव में जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन जब ये युवक सामने आया तो आरव अनिश्चित होने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसने इस युवक को पहले कभी नहीं देखा था। मेरे बड़े भाई को छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? युवक ने बचकानी आवाज में कहा। यह शब्द सुनकर सभी की प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। निमित के हाव भाव बदल गए और उसके चेहरे पर भय का भाव प्रकट हुआ। आरव को देखते समय उसकी नजर अलग हो गई, जबकि आरव की आंखों में चमक थी जब वो उस गरिमामय और मजबूत दिखने वाले युवक को देख रहा था। युवक की पीठ आरव की ओर थी। वो अचानक बाहर निकला और आरव को एक चमकदार मुस्कान दी। आरव भी मुस्कुराने लगा। उसकी हंसी लगातार बढ़ती जा रही थी। आगे तक दोनों लोग जोर से और लंबे समय तक हंसे और एक भयंकर एम बैठी हुई। ये युवक कौन था अगर वो रूप लेने वाला ब्रेव नहीं था? बदबूदार बदमाश, कुछ दिनों तक नहीं देखा और तुमने वास्तव में सफलतापूर्वक रूप ले लिया। आरव ने अवर्णनीय उत्साह के साथ युवक की छाती पर मुक्का मारते हुए ठहाका लगाया। वो पहले भी ब्रेव की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। उसे डर था कि वो अंतहीन कोहरा में फंस गया है। आरव ने मूल रूप से बाघ कबीला में इसके बारे में पूछताछ करने के लिए आने की योजना बनाई थी। कौन जानता था कि उसने वास्तव में बाघ कबीले के साथ ऐसी परेशानी खड़ी कर दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्रेव वास्तव में सफेद बाघ कबीला में था। इसके अलावा वो रूप लेने में सफल रहा। हाँ, अगर मैं जल्दी नहीं करता और रूप नहीं लेता तो मैं बिग ब्रदर की गति के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं एक महान दिव्य जानवर की संतान हूं। मैं बिग ब्रदर को नीचे नहीं खींच सकता, चाहे कुछ भी हो। ब्रेव ने बड़ी हंसी के साथ कहा। दरअसल जब ब्रेव देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में घुसा, वो बाघ कबीले के लोगों द्वारा खोज लिया गया। बाद में उसकी रक्तरेखा के वजह से कबीले में उसे एक राजकुमार का पोजीशन दे दिया गया। लेकिन ब्रेव भी जनता था, उसे जाना पड़ेगा। बस उसे आरव की प्रकट होने तक कोई हंगामा नहीं करना था। लेकिन रक्तरेखा तो रक्त रेखा ही होता है, जिसका दमन अन्य दुर्बल रक्तरेखा को घुटन का अनुभूति देता है। इस प्रकार सभी कबीले में सफेद बाघ ब्रेव के सामने ज्यादा उछल कूद करने की हिम्मत नहीं करते, चाहे वो अन्य राजकुमार ही क्यों ना हो। इस वजह से अंकुश के जैसे अन्य राजकुमार ईर्ष्यालु थे, लेकिन लाचार भी थे। दोनों लोग ऐसे बातें करने लगे जैसे आसपास कोई और हो ही नहीं। लेकिन निमित का चेहरा और भी बदसूरत होता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि दिव्या बाघ राजकुमार वास्तव में आरव को अपना भाई समझेगा। शक्ल सूरत को देखते हुए दोनों लोगों का रिश्ता इतना अच्छा था कि वे एक जोड़ी पतलून पहन सकते थे। क्या करे? तभी बाघ कबीला के अंदर एक और आकृति दिखाई दी। हाँ, जैसे ही ये व्यक्ति प्रकट हुआ, माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। बाघ कबीले के सदस्यों के चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। वे स्पष्ट रूप से उसके आगमन से बहुत भयभीत थे। जब उस व्यक्ति ने बाघ कबीले के सदस्यों को देखा तो वो हंसे बिना नहीं रह सका। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं यहां मिस्टर आरव को ढूंढने आया हूं।
निमित के हाव भाव एक बार फिर बदल गए। उसकी निगाहें अनजाने में ही आरव की ओर देखने लगी। आगमन करने वाला कोई और नहीं बल्कि बिस्वजीत द्वारा भेजा गया रूपराज था। आरव, क्या आप हमें स्पष्टीकरण नहीं देंगे? युवा दिव्य राजकुमार, क्या आप नहीं देख रहे हैं? ये व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण इरादे से बाघ कबीला पर हमला करने के इरादे से पासान कबीला के साथ मिलीभगत कर रहा है। निमित ने दांत पीसते हुए कहा। आरव बगल की ओर देखकर आश्चर्यचकित था। ब्रेव स्पष्ट रूप से 5वें स्तर की साधना कर रहा था, लेकिन निमित उससे बहुत भयभीत लग रहा था। इस हद तक पहले से ही, और वास्तव में अभी तक ब्रेव के साथ उसका झगड़ा नहीं हुआ था। ब्रेव ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या बताऊं? मेरा बड़ा भाई जो भी कहता है वही होता है। मेरे रहते हुए मेरा बड़ा भाई बाघ कबीला के लिए हानिकारक कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद करो और सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। ब्रेव की आवाज में बचकानी हरकतें थी, लेकिन वह प्रभावशाली और दबंग थी, जिससे आरव को हंसी आती रही। आरव ने रूपराज को एक बेपरवाह नजर से देखा और कहा, जब से तुम आए हो तब से तुम मेरे साथ इस तरह की छोटी मोटी हरकतें करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम शिकायत कर रहे हो कि मिथुन बहुत लंबे समय तक जीवित रहा है ना? रूपराज अभी भी हंस रहा था। आरव की बातें सुनकर उसके हाव भाव अचानक बदल गए। वास्तव में वो अभी जल्दबाजी में था और सिर्फ आरव को थोड़ा फंसाना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव ने वास्तव में बहुत पहले ही उसके आने का उद्देश्य भांप लिया था। ऐसा लगता है कि मिथुन के शरीर पर लगी चोटें आरव ने जानबूझकर लगाई थी। मिथुन की चोटों पर इतनी सटीक पकड़ होने के कारण यह आरव बहुत ही भयानक था। खांसी, खांसी, वो क्या मुझे अभी तक कहने का मौका नहीं मिला? हाँ, रूपराज ने अजीब तरीके से कहा। निमित और बाकी लोग अभी भी ऐसे ही थे जैसे कि वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। इसके अलावा वे और भी ज्यादा सतर्क हो गए। हालांकि निमित की ताकत रूपराज से ज्यादा थी, लेकिन कौन जानता था कि उसने अपने पीछे कई पासान कबीला विशेषज्ञों को लाया था या नहीं। इसके अलावा उन्हें पहले से कोई खबर नहीं मिली थी। यह सबसे डरावनी बात थी। चूंकि उस बूले निमित स्पष्टीकरण चाहता है तो आप उसे दे दें, आरव ने शांत भाव से कहा। लेकिन सभी चिंतित और अनिश्चित थे। निमित और बाकी लोग भी मूर्ख नहीं थे। वे रूपराज के चेहरे से भी बता सकते थे कि वो आरव से बहुत सावधान था। आरव के शब्दों का अर्थ सुनकर मिथुन की नन्ही सी जान आरव के हाथों में आ गई। यानी आरव और रूपराज साथ नहीं थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आरव ने पहले जो शब्द कहे थे वे सभी सच थे? एक बार जब यह विचार आया तो निमित का पूरा व्यक्तित्व कुछ हद तक विचलित हो गया। रूपराज ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, निमित, तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बाघ कबीला के साथ पासान कबीला की ओर से शांति स्थापित करने आया हूं। शांति स्थापित करो? निमित को संदेह हुआ कि उसके कानों ने गलत सुना। अब यह ठीक वही समय था जब बाघ कबीला सबसे कमजोर था और पासान कबीला सबसे मजबूत। रूपराज वास्तव में शांति स्थापित करने के लिए उसे खोजने आया था। इस झुंड के लोगों ने गलत दवा नहीं खाई होगी, है ना? निमित ने अनजाने में एक बार फिर आरव की ओर देखा। आखिर इस आदमी ने ऐसा क्या किया कि हजारों पर्वतीय महान पासान कबीला को किसी भी कीमत पर शांति स्थापित करने दे सके? ये सही है, शांति स्थापित करना है। मिस्टर आरव, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप अभी भी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं? रूपराज ने आरव की ओर देखा और कहा। आरव ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, इससे मेरा क्या लेना देना है कि आप लोग शांति स्थापित करते हैं या नहीं? मुझे जो चाहिए वो ये स्पष्टीकरण नहीं है। रूपराज का दिल थोड़ा ठंडा हो गया। क्या यह हो सकता है कि उस चाटुकार ने पैर पर चाटा हो? उसने देखा कि आरव और बाघ कबीले के मुखिया का रिश्ता बहुत अंतरंग था और निश्चित रूप से बाघ कबीला के दृष्टिकोण पर खड़ा होगा। इसलिए उसने इस विचार को जन्म दिया। कौन जानता था कि आरव इसे बिल्कुल भी नहीं मानता। लगता है कि बाघ कबीला ने आरव को बुरी तरह से नाराज कर दिया। फिर भी आरव के शब्दों ने निमित के दिल को झकझोर दिया। ये शांति वार्ता जो एक समझौते पर पहुंची थी, बस ऐसे ही खत्म हो गई। ईमानदारी से कहूं तो पासान कबीला ने अभी शांति वार्ता का सुझाव दिया। वे इसका स्वागत करने से ज्यादा खुश थे। वे क्यों मना करेंगे? लेकिन आरव इस आदमी ने वास्तव में एक वाक्य से शांति वार्ता को गड़बड़ कर दिया। जैसा कि कहावत है, सार्वजनिक रूप से गंदे कपड़े को न धोएं। दरअसल रूपराज भी बाघ कबीला को मिथुन के लगभग अपंग होने की खबर नहीं बताना चाहते थे, लेकिन इस बार वो स्पष्ट रूप से इसे और नहीं छिपा सकते थे और केवल खुलकर बता सकते थे। वास्तव में मैं इस बार मिस्टर आरव को हमारे पासान कबीला में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने आया था और हमारे राजकुमार मिथुन की चोटों का इलाज करने की अनुरोध लेकर आया था। पहले हमारे बीच आपसी झड़प हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ अनावश्यक परेशानी हुई। रूपराज ने उत्साह और आश्वासन के साथ बात की। उस दिन हुई घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया। यह वास्तव में विश्वामित्र द्वारा कहा गया घटनाओं से बहुत अलग नहीं था। मेहमान बनने की बात भूल जाओ।
वैसे भी मैं मिथुन की चोटों का इलाज क्यों करूं? अगर तुम उस समय कुटिल विचार नहीं रखते तो तुम भी अब मुझसे इस तरह से विनती करने नहीं आते, आरव ने शांत भाव से कहा। रूपराज ने अजीब भाव से कहा, मिस्टर आरव के पास जो भी शर्तें हैं उन्हें बेझिझक कहें। जब तक मेरा पाषाण कबीला इसे पूरा कर सकता है, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आरव ने दुष्टता से मुस्कुराते हुए कहा। सच में? आरव की मुस्कान देखकर रूपराज का दिल अनायास ही थोड़ा धड़क उठा और उसे एक भयावह पूर्वाभास हुआ। लेकिन आने से पहले विश्वजीत के शब्दों को याद करते हुए रूपराज अपने सिर को जोर से हिलाए बिना नहीं रह सका। आरव ने कहा, मुझे पाषाण चील रक्त सार की 3 बूंदें चाहिए। मुझे मत बताना कि तुम्हारे पास नहीं है। रूपराज लगभग उछल पड़ा। उसने आरव की ओर इशारा करते हुए कहा, मिस्टर आरव, तुम यहां जलते हुए घर को लूट रहे हो। आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मुझे पता था कि तुम्हारी यही प्रतिक्रिया होगी। मैंने सिर्फ कीमत बताई थी। तुम सहमत हो या नहीं, ये तुम पर निर्भर है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मिथुन की जान के बदले में 3 बूंद पाषाण चील रक्तसार का इस्तेमाल करके तुम लोग ही बहुत सस्ते में बच गए। तुम सोचो, तुम सबने उस पर जो पाषाण चील रक्तसार खर्च किया वो 3 बूंदों से कहीं ज्यादा था, है ना? आरव को राक्षस जातियों की स्थिति के बारे में काफी कुछ पता था और वह जानता था कि राक्षसी जानवरों की संतान कुलों में उनके पास आमतौर पर अपनी पवित्र भूमि होती थी। वह पूर्वजों को स्थापित करने और उनकी पूजा करने की जगह थी। राक्षसों के मरने से पहले वे आमतौर पर पवित्र भूमि में प्रवेश करते थे और अपने रक्तसार का एक हिस्सा दान करते थे। पवित्र भूमि के अंदर ऐसी शक्ति थी जो रक्त रेखा को शुद्ध और शुद्ध कर सकती थी, जिससे रक्तसार की स्तर बढ़ जाती थी। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी। इसके अलावा हर पीढ़ी के राक्षस कबीले रक्तसार को खर्च करते थे, इसलिए हर कबीले द्वारा रिजर्व में संग्रहित रक्तसार को ज्यादा नहीं माना जाता था। दरअसल आरव अभी थोड़ी जांच करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने जो समझा वह सिर्फ दिव्य क्षेत्र के राक्षस कुलों की स्थिति थी। उन्हें नहीं लगता था कि देव निषिद्ध दानव क्षेत्र के अंदर राक्षस कुलों के पास वास्तव में रक्त सार भंडार था। पाषाण चील रक्त सार एक अत्यंत मूल्यवान दिव्य पशु वंश भी था। हालांकि इसकी तुलना ड्रैगन जाति के वंश से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह भी एक असाधारण उच्च श्रेणी का रक्तरेखा था। बेशक हजारों पर्वतीय महान पाषाण कबीला द्वारा संग्रहित पाषाण चील रक्त सार निश्चित रूप से उस ड्रैगन रक्त की तुलना में असमर्थ था जिसे आरव ने निगल लिया था। दोनों बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। रूपराज की अभिव्यक्ति कई बार बदली और उसने कहा, इस मामले का दाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निर्णय नहीं ले सकता और मुझे कबीले के मुखिया से निर्देश मांगना चाहिए। अगर कबीले प्रमुख सहमत होता है तो पाषाण चील रक्त सार 3 दिनों के भीतर पहुंचाया जा सकता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। ओह, हमारा मामला सुलझ गया है। तुम लोग आगे बढ़ो, जैसा होना चाहिए वैसा होने दो, मुझे शर्मिंदा मत करो। यह सुनते ही निमित के चेहरे पर भाव बदल गए। उसकी नजर अनायास ही ब्रेव की तरफ शर्म से देखने लगी और बोला, राजकुमार। ब्रेव ने अपनी आंखों की सफेदी ऊपर उठाई और गुस्से से बोला, तुम लोगों को किसने कहा कि तुम अच्छे बुरे में फर्क मत करो और मेरे बड़े भाई को नाराज करो? अब तुम उसकी ताकत जानते हो, है ना? ब्रेव के शब्दों से निमित के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। ये राजकुमार, तुम ये भी जानते हो कि बाघ कबीला इस समय असाधारण समय से गुजर रहा है। ब्रेव ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, इतनी बकवास। पिछली बातें मैं उनकी परवाह नहीं करूंगा, लेकिन अब तुम याद रखो, किसी को भी भड़काया जा सकता है, लेकिन मेरे बड़े भाई को भड़काना मत। ब्रेव ने कुछ देर रुककर कहा, क्योंकि तुम उसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकते। ब्रेव के शब्दों ने सभी को चौंका दिया, लेकिन इस समय इस वाक्य पर संदेह करने वाला कोई नहीं था। आरव की उत्पत्ति रहस्यमय थी। भड़काने पर मिथुन को बुरी तरह घायल कर दिया और पूरे पाषाण कबीला को काबू में रखा। अब रूपराज आरव के सामने पोते की तरह भीख मांग रहा था। ड्रैगन राजकुमार आरव के सामने भागा और शोर मचाया। अंत में उसे तब तक पीटा गया जब तक वो सुअर के सिर में नहीं बदल गया। बाघ कबीले आरव के लिए चीजों को मुश्किल बनाना चाहता था। कौन जानता था कि वो और बाघ कबीले के प्रमुख वास्तव में घनिष्ठ मित्र थे। अब इसे देखते हुए अगर वे ब्रेव को आरव और बाघ कबीले के बीच चुनने के लिए कहते हैं तो वो निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के आरव को चुनेगा। आरव की ताकत स्पष्ट रूप से मजबूत नहीं थी, फिर भी वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति उसके साथ कुछ नहीं कर पाया। निमित ने मुश्किल भरा चेहरा दिखाया और कहा, लेकिन इस तरह से हम ड्रैगन राजकुमार को नाराज करने के लिए बाध्य हैं। ड्रैगन राजकुमार मेरे बड़े भाई के सामने कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग ड्रैगन राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहते हैं तो आपको मुझे इस महान बाघ बंसज को नाराज करना होगा। अपने आप पर ब्रेव ने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये क्या है?
तुमने मेरे बड़े भाई से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी? अगर मेरी खातिर नहीं तो सिर्फ तुम्हारे कामों के आधार पर क्या तुम्हें लगता है कि मेरा बड़ा भाई इसे जाने देगा? फिलहाल बाघ कबीले का भाग्य आरव के एक शब्द पर निर्भर था। अगर आरव ने बाघ कबीले पर हमला करने के लिए पासान कबीले के साथ हाथ मिलाया तो परिणाम कल्पना से परे भयानक होगा। इसलिए ब्रेव के शब्दों में ऐसी कोई बात नहीं थी जो थोड़ी भी अतिशयोक्तिपूर्ण हो जिससे अलार्म बज सके। निमित भी मूर्ख नहीं था। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद उसने आखिरकार अपना सिर नीचे कर लिया। वो आरव के सामने आया और बोला, मिस्टर आरव, ये सब निमित द्वारा एक महान व्यक्ति के कद को एक तुच्छ व्यक्ति के पैमाने से नापना था। मिस्टर आरव, कृपया दया करके अपना हाथ रोक लें। ब्रेव के आसपास होने पर आरव स्वाभाविक रूप से बाघ कबीले को कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा वर्तमान स्थिति में दोनों पक्षों के लिए एक दूसरे को नियंत्रित रखना स्पष्ट रूप से बेहतर था, बजाय इसके कि एक पक्ष का सफाया हो जाए। दूसरों के हाथों में और उसके अपने हाथ में कार्ड निश्चित रूप से अलग था। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, आज मैं ब्रेव के चेहरे के कारण विचार कर रहा हूं, अन्यथा मैं वास्तव में पासा कबीले में मेहमान बनने के लिए जाने से परहेज नहीं करता। जब रूपराज ने सुना तो वो स्वाभाविक रूप से अपने दिल में अनिच्छा से भर गया, लेकिन इस समय वो आरव के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने बहुत पहले ही अपने मन में योजना बना ली थी। एक बार राजकुमार मिथुन की चोटें ठीक हो जाएं, तो वो निश्चित रूप से आरव को कुछ रंग दिखाएगा, लेकिन रूपराज जाहिर तौर पर इसे सतह पर नहीं लाएगा। वो आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर आरव, राजकुमार मिथुन की चोटें। आरव ने सिर हिलाया और कहा, जब तक आप सभी पासान चील रक्त सार यहां लाते हैं, स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं है। मैं थोड़ी देर में भट्टी चालू करूंगा और मिथुन के घावों के इलाज के लिए औषधीय गोलियों को परिष्कृत करूंगा। रूपराज ने जब ये शब्द सुने तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, मैं अभी कबीले प्रमुख को संदेश भेजूंगा। रुको। रूपराज जाने ही वाला था कि आरव ने उसे रोक दिया। क्या मिस्टर आरव के पास अभी भी कोई निर्देश है? रूपराज ने सावधानी से पूछा। हां, मैंने अभी बात पूरी नहीं की है। जब रूपराज ने सुना तो उसका दिल धड़क उठा और वो अंदर ही अंदर चिल्लाया, अच्छा नहीं है। दरअसल उसने आरव को इत्मीनान से कहते सुना, पहले मेरा हमला न तो हल्का था और नहीं भारी, जिसके परिणाम स्वरूप मिथुन की चोटें कुछ गंभीर थी। हालांकि मेरी औषधीय गोलियां उसका इलाज कर सकती है। एक औषधीय गोली का औषधीय प्रभाव निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होगा। जब रूपराज ने सुना तो उसका चेहरा अवर्णनीय रूप से बुरा था। जिसे एक औषधीय गोली कहा जाता है वो पर्याप्त नहीं होगा मिथुन को इस तरह से चोट पहुंचाने में सक्षम होने के लिए, लेकिन उसे अपंग न करने के लिए हमला कितना सटीक होना चाहिए था। आरव ने उसके आने से पहले ही उसकी गणना कर ली थी। इतना सटीक कौशल वो न तो हल्का होगा और नहीं भारी, केवल एक भूत ही उस पर विश्वास करेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब आरव ने जो कुछ भी कहा वो वही था। तो मोटे तौर पर उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? रूपराज ने कांपती आवाज में पूछा। ओह, लगभग आधा साल या ऐसा ही कुछ मुझे लगता है। हर 2 महीने में एक बार एक दवा की गोली ले। 3 गोलियां पर्याप्त होनी चाहिए। रूपराज निराश भाव से चले गया। बाघ कबीला के छिपे हुए कक्ष के अंदर आरव और ब्रेव ने फिर से भालू की तरह गले लगाया। दोनों लोग स्पष्ट रूप से बहुत उत्तेजित थे। हाँ, बड़े भाई, वास्तव में आपको यहां देखने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं थी। मैं अभी कुछ समय पहले ही टूट कर आया था और आपको खोजने के लिए बाघ कबीला की ताकत का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था। मुझे पता था कि आपकी क्षमताओं के साथ आप निश्चित रूप से अंतहीन भ्रामक कोहरा से बाहर निकल सकते हैं। ब्रेव ने काफी उत्साह से कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। आप अंतहीन कोहरा से कैसे बाहर निकल आए और बाघ कबीले के एक राजकुमार भी बन गए? आरव ने पूछा। लेकिन आरव ने अनुमान लगाया कि बाघ कबीले का राजकुमार का अस्तित्व ड्रैगन राजकुमार जैसा होना चाहिए, लेकिन अंकुश भी बाघ कबीले का एक राजकुमार था। इसलिए आरव अनुमान लगाया कि बाघ कबीले में एक से अधिक योग्य युवकों को राजकुमार की पोजीशन दी जाती थी और भविष्य में सबसे योग्य को अगले कबीले प्रमुख का पदभार दिया जाता था। ब्रेव ने भी आरव की इस अनुमान की पुष्टि की। यह सिर्फ इतना था कि आरव को पता नहीं था कि निमित जो अस्थायी कबीले प्रमुख है वो ब्रेव के प्रति इतना भयभीत क्यों होगा, जो केवल 5वें स्तर में था। केवल ब्रेव के स्पष्टीकरण के तहत आरव को एहसास हुआ। पता चला कि ब्रेव के अंतहीन भ्रामक कोहरा के बाद अंतहीन कोहरा का वास्तव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आरव ने उस समय सभी सार ऊर्जा पुनर्प्राप्ति औषधीय गोलियां समाप्त कर दी थी और मुश्किल से बाहर निकलने में कामयाब होने से पहले हार्ट लाइक मोनोलिथ दायरे में घुस गया था। ब्रेव की मुठभेड़ों को सुनकर आरव भी अवाक रह गया, लेकिन जब ब्रेव अंतहीन भ्रामक कोहरा से बाहर चला गया तो वो आरव से काफी दूर चला गया और वास्तव में सीधे बाघ कबीला के आसपास दिखाई दिया। ब्रेव ने अपनी आंखें बंद कर ली और
ब्रेव की रक्त रेखा शक्ति ने सभी बाघ कबीला को सिर के बल गिरा दिया। ब्रेव की बाघ जाति की वंशावली उस ड्रैगन राजकुमार की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और शुद्ध थी, जिसकी पिटाई की गई थी। इतना ही नहीं, ब्रेव की रक्त रेखा शक्ति बाघ कबीला की पवित्र भूमि में रक्तसार से भी अधिक शुद्ध थी। इतना शुद्ध सफेद बाघ वंश, उसे बाघ कबीला द्वारा स्वाभाविक रूप से एक देवता के रूप में पूजा गया था। यह सोचकर कि ब्रेव वहां से निकला था। बाघ कबीला में आने वाला ड्रैगन राजकुमार अधिक से अधिक एक मित्र था, लेकिन बाघ कबीला में ब्रेव, उसकी स्थिति पूरी तरह से अलग थी। वो नश्वर क्षेत्र में उतरने वाले एक राजकुमार की तरह था, जिसे बाघ कबीला द्वारा सम्मानित किया गया था। अच्छा ब्रेव, एक बात बताना, जब से मैंने देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में प्रवेश किया है, मैं उस स्थान के बारे में सुनता रहा हूं। अब मुझे पता चला है कि उस स्थान को अंधेरी जंगल कहा जाता है। पता नहीं ये अंधेरी जंगल किस तरह का स्थान है। वास्तव में सभी राक्षस कुलों को रहस्य की इतनी बारीकी से रक्षा करने के लिए आरव ने हैरान होकर पूछा। दरअसल इसके बारे में ध्यान श्री आरव को पहले एक बार बताया था, और अभी रास्ते में विश्वामित्र भी बार बार भय के साथ उसके बारे में आरव के पूछने पर बता रहा था। ये तो पता ही था कि इस देव निषिद्ध दानव क्षेत्र में 6 स्तर के विशेषज्ञ हर जगह मौजूद थे। किंवदंतियों के अनुसार यहां 7वें स्तर के शक्तिशाली लोग भी थे। ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व वास्तव में अंधेरी जंगल से बहुत डरते थे। ब्रेव ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये बड़े भाई, मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि वे सभी कहते हैं कि अंधेरी जंगल देव निषिद्ध दानव क्षेत्र की निषिद्ध भूमि है। कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता। अगर किसी की ताकत बहुत ज्यादा भी हो तो भी वहां पहुंचने पर रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, 7वें स्तर के शक्तिशाली लोग भी वहां प्रवेश नहीं कर सकते? ब्रेव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वे भी नहीं। लेकिन जिज्ञासावश मैं एक बार अंधेरी जंगल की परिधि में भागा था। उस समय मेरे शरीर में रक्त की धाराएं हल्की सी हिली थी। ऐसा लगता है कि उस जगह और मेरे उत्पत्ति का बहुत गहरा संबंध है। ब्रेव की बातें सुनकर आरव भी अपने दिल में थोड़ा चौंका। क्या यह हो सकता है कि ब्रेव की मां वाकई अंतहीन जंगल की निषिद्ध भूमि से निकलकर अंतहीन जंगल की बाहरी भूमि में चले आए थे, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं थी? लेकिन ब्रेव ने यह भी कहा कि जब वो अंधेरी जंगल के करीब पहुंचा तो उसके साथ एक खतरनाक आभा भी आई। ये उसे चेतावनी लग रही थी, इसलिए उसने भी बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। आरव भी अपने दिल में अतुलनीय रूप से चौंका। ऐसा लगता है कि ये अंतहीन वाकई हर जगह रहस्य छिपाए हुए थी।